कहानी एक ऐसे एरोगेंट मतलबी लड़के की है जो कि अपने लाइफ में बहुत ही आगे जा चुका है। मतलब कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन चुका है, जहाँ पे वो डंजन क्लीनिंग से काफी ज्यादा हेट करता है। लेकिन अचानक कोई किसी को सुपारी देके हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है। लेकिन सिस्टम की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर 10 साल पीछे आ जाता है, जहाँ पे जिससे वो बहुत ही ज्यादा हेट करता था वो वही बन जाता है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एक आदमी को घेरते हुए कह रहे होते हैं, हंटर किम जिन वू, दुनिया की पहली एसएस रैंक को हासिल करने पर आपके क्या विचार है? हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप 1 साल के अंदर ही दुनिया के टॉप रैंकिंग तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि 1 साल के अंदर ही रैंक नंबर 1 तक भी पहुंच चुके हैं। और क्या यह सच है कि आपको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक ऑफर मिला है? और इस बार का ये डंजन ये काफी ज्यादा हार्ड है, इसे पार करने से पहले प्लीज हमें अपना रेजोल्यूशन बताइए। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर किम जुन वू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है, ये लंबे समय में किसी ऑपरेशन के लिए फर्स्ट डिप्लॉयमेंट था। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। इसी के साथ ये डंजन के सामने का जो एरिया है ये रिपोर्टर से पूरी तरीके से भरा हुआ था। हालांकि आज का दिन उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसे वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं डंजन को क्लियर करने के लिए अपने आप पर फोकस करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो सारे के सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, उनके रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों को अपना आंसर मिल चुका है। और ये देखते हुए कि जब तक उन्हें मीडिया में मेरी आवाज मिलती रहेगी उन्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आज मैं एक स्पेशल सर्विस कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता, लेकिन एक बात मैं ये साफ रूप से कह सकता हूँ, हमारी टीम हमेशा सबसे पहले सिटीजन की सेफ्टी के बारे में सोचती है और यही हमारा जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा। ये कहते ही वो उस डेंजर के अंदर जाने लगता है, जो कि सुनते हुए सारे के सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये रैंक 1 बिल्कुल डिफरेंट है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हालांकि उसके कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं लेकिन वो अब तक का बेस्ट हंटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम जुन वू आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक बंदा उससे कह रहा होता है, हंटर किम जुन वू, क्या तुम क्लीनिंग टीम असॉल्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या? तो वो बंदा कह रहा होता है, वो इंसिडेंट जहाँ पे तुमने डंजन क्लीनिंग टीम के एक एम्प्लॉय पर अटैक कर दिया था और मैंने सुना है कि तुमने उसे घसीट कर वॉल की तरफ फेंक दिया। ये सुनते हुए किम जुन वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे कह रहा था क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो आदमी उससे कह रहा होता है, चलो मैं समझता हूँ कि तुम इसके बारे में इग्नोरेंस की तरह दिखावा करना चाहते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सही जानकारी सुनी है। खैर मैं उस आदमी को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ जिस पर तुमने अटैक किया था। वाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बहुत ही ज्यादा ग्रेट है ना? मैं देख रहा हूँ कैसे तुम अपने खिलाफ एक भी सिंगल आर्टिकल लिखे बिना तुम्हारी फादर की उम्र के किसी इंसान को पीट सकते हो। ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जो कि सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते, देखो क्या तुमने सुना किसने क्या कहा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या हंटर किम जिन वू ने एक सिटीजन पर हमला किया? ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, रिपोर्टर किम, क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए किम जिन वू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, कितना ज्यादा अनप्लीजेंट रूमर है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और इसी के साथ वो अंदर चले जाता है। तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, वैसे भी आज के रेट के लिए गुड लक, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हंटर किम जिन वू। इसी के साथ हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन को देखते हैं। और अगर इसके बारे में कहूँ तो ये इंस्टीट्यूट डंजन से अपीयर होने वाले मॉन्स्टर से कंट्री और सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे इस एसोसिएशन ने टैलेंटेड और सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले लोगों को इकट्ठा किया और 4 टीम बना दिया, जिसमें से ऑपरेशन टीम एक्चुअल क्लियरिंग को हैंडल करती है। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये हंटर्स हैं और इनके बीच ऑपरेशन टीम 1 को मोस्ट इलाइट टीम माना जाता है, जहाँ इनके डंजन के क्लियरेंस की सक्सेस रेट 100% होती है। और इस टीम का हर एक मेंबर कंट्री का हाई रैंकिंग हंटर होता है, लेकिन इनका जो टीम लीडर है वो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वू के बारे में काफी सारे न्यूज आ रहे होते हैं, जहाँ पे बताया जाता है किम जुन वू एक्सपोज हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, बाहर से हीरो और अंदर से विलन है और उसके नाम पे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस बनते हैं। इसी के साथ हम किम जुन वू को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये कमीने कहीं के। उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है, डंजन को इतनी
अच्छे तरीके से साफ करने के बाद भी आखिर इन लोगों के साथ क्या गलत है, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। किम जुन वो कह रहा होता है, क्या तुम सचमुच इसलिए ये पूछ रहे हो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि उस इंसिडेंट को लीक ना होने दो? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, हाँ मुझे पता है। तो किम जुन वो कह रहा होता, लेकिन आखिर ये चीज कहाँ से लीक हो गई? ये इंटरनेट पे पूरी तरीके से गड़बड़ कर रही है। और वो रिपोर्टर आखिर उसका एफिलिएशन किसके साथ था और आखिर उसने ये सब क्यों किया? तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, वो कोई रिपोर्टर नहीं है, वो बस एक आम सिविलियन है। तो किम जुन वो कह रहा होता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो कमीना रिपोर्टर होगा आखिर उसे इस बारे में कैसे पता होगा? तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लड़का उस आदमी का बेटा था, डेंजन क्लीनिंग टीम लीडर का सन, पार्क यून ताई का बेटा, जो कि उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। तो ये सुनते हुए किम जुन वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कह रहा होता है, शिट शिट शिट, ये सब कैसे हो गया? तो लेडी कह रही होती, प्रॉब्लम यह है कि ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं है और अभी तो पिछले इंसिडेंट्स के एविडेंस भी सामने आ रही है, क्योंकि वो लोग पब्लिक के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इसलिए फिलहाल अपने घर में ही आराम करो और चूंकि तुम्हारे पास वैसे भी कोई शेड्यूल नहीं है तो इसलिए इसे बस एक छोटी सी छुट्टी मान लो। तो ये सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, चीफ ली, क्या तुम जानते हो मैं सच में उन कमीनों से नफरत करता हूँ जो कि मेरे सामने खड़ा होते हैं। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जो कि सुनते हुए चीफ ली कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तो वो उससे कह रहा होता है, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो प्लीज इसके बारे में कुछ करो। अगर ये इससे बड़ा हो जाता है तो मेरी ये रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। तो चीफ ली कह रही होती, ठीक है मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी मशीन या फिर किसी चीज से बात कर रहा हूँ, लेकिन आखिर उन एसोसिएशन लीडर ने क्या कहा? तो वो उससे कह रही होती है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह इंटरनेशनल एसोसिएशन स्काउटिंग मामले में बिजी है और वो शायद तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक कि ये शांत नहीं हो जाता। तो किम जिन वो कह रहा होता है, मजाक करना बंद करो। जब उस आदमी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब वो बात ही नहीं करना चाहता। और आखिर कौन जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? शायद वो आगे जाके मेरा रास्ता कट कर दे। और आखिरकार मैंने उसके गले में इतनी सारी अचीवमेंट डाल दी है और अगर वो उसी तरह एक्ट करेगा तो मैं इस तरह खड़ा नहीं रहूंगा। तो ये सुनते हुए चीफ ली कह रही होती है, क्या ऐसा है? तो किम जिन वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम किसी तरीके की रोबोट हो? अगर तुम मुझसे ऐसी बात क्यों करती हो? तो उससे कह रही होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, भले ही पब्लिक की ओपिनियन काफी ज्यादा गड़बड़ क्यों ना हो, तुम्हारी रैंक चेंज नहीं होगी। तो किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ किम जुन वो मनी मन कह रहा होता है, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम जुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वो कमीने कही के मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ये देखते बाकी के लोग कह रहे होते हैं, क्या ये फिर से शुरू हो गया है? तो दूसरी लड़की कह रही होती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सब याद करते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, मेरे टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे और उन्होंने मुझे रिपोर्टर के पीछे जाने से रोक दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो उस आदमी का बेटा था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी तारीफ मेरे फैंस, कंट्री का यंगेस्ट हंटर, कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर, वर्ल्ड का फर्स्ट एस रैंक, वर्ल्ड रैंक नंबर 1, यहाँ तक कि इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की ओर से मुझे एक स्काउटिंग ऑफर भी मिला था। इतने सालों की मेहनत और अचीवमेंट सब कुछ बर्बाद हो गई और इस पर गुस्सा ना होना अजीब होगा। आखिर तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी चीफ ली उससे कह रही होती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सुनते हुए किम जिन वो उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि उस कमीने ने सबसे पहले मेरा कॉलर पकड़ा था? तो ये सुनते हुए उससे कह रही होती है, फिर मैं उस वजह के बारे में पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा? मैं जानती हूँ कि तुम शुरुआत से ही क्लीनिंग टीम को इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखते हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब तुम्हारा उनके साथ सीधा टकराव हुआ है। उसकी बातें सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, मैं नहीं जानता और मैं ये भी नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। वैसे एक बार हम एसोसिएशन पहुंच जाए फिर वो पार्क गन, आखिर उसका नाम क्या था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तो वो उससे कह रही होती है, टीम लीडर पार्क ग्यून ताई। तो किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ वो कमीना, उस कमीने को मेरे पास लेके आओ और इससे पहले कि शोर शराबा भरे मुझे इसके साथ चीजों को सुलझानी होगी। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे किम जुन वो कह रहा होता है, ये सभी लोग मिलकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उनके सामने ट्रक आ जाती है, जो कि देखते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, अरे सामने देखो। इसी के साथ वो जो कार होती है वो उस ट्रक से टकराने वाली होती है
है, लेकिन तभी किम जिन वू अपनी एक्सेस टाइम स्किल को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से ये एक्सीडेंट होने से बच जाता है। यहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है अगर मैं एक भी सेकंड लेट हो जाता तो यहीं पर ही मेरी मौत हो जाती। और यहाँ तक कि वो ट्रक उसने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, क्या बकवास है, क्या वो कमीना, क्या वो नशे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ ली काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो उससे कह रही होती है मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। ये सुनते हुए किम जुन वो कार से बाहर निकलता है और कह रहा होता है आखिर वो कौन सा कमीना था मेरे सामने आओ। वो ये कह रहा होता है कि तभी उस रोड के अंदर से कई सारे वेपन्स या फिर कहो रोबोटिक हैंड्स आते हुए उसे पकड़ लेती है। क्योंकि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या ये एंटी सुपरनैचुरल अरेस्टिंग डिवाइस है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। वो ये कह रहा होता है कि तभी इसके पीछे से एक ट्रक आ जाती है जहाँ पे वो उसे ठोक देती है और इसी के साथ सामने से और एक ट्रक आती है और दोनों ही आते हुए उसे कुचल देती है। इसी के साथ वहाँ पे ब्लास्ट होता है, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा होता है। जहाँ पे वो खांसते हुए कह रहा होता है आखिरकार आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेकार है और ये कौन है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि फायर करने के लिए तैयार होते हैं और उस पर शूट कर देते हैं। ये देखते हुए किम जिन वू मन में कह रहा होता है ये एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था जिसकी पूरी प्लान बनाई गई थी और ये एक ऑर्डिनरी हंटर को बहुत ही इजीली मार सकते थे, लेकिन एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसने 1000 टाइम से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी है उसे ये लोग रोक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ वो उन सभी को मारने लगता है। तब इसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्योंकि ये मैं हूँ और मैं किसी ऐसी चीज से नहीं मरूंगा। ये कहते वो काफी तेजी से उन सभी को मार डालता है, लेकिन अब भी काफी सारे सोल्जर्स बचे हुए होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा घायल था। इसी के साथ एक सोल्जर उसके सामने आता है और उसके सर के ऊपर गन तान देता है जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये गन इसकी एक ब्लू लाइट है, ये एक सुपर नेचुरल गन है जिसे क्लियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है और ये थोड़ा सा ही खतरनाक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर उसके सर पे शूट कर देता है। इसी के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आती है जहाँ पे बताया जाता है लंग्स, हार्ट, लीवर, ब्रेन और काफी सारे ऑर्गन्स में बहुत ही क्रिटिकल डैमेज आई है जहाँ पे हार्ट धड़कना बंद हो चुका है। और इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बताया जाता है तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी लाश को लेते हुए नीचे पानी के अंदर फेंक देते हैं और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर किम जुन वू मारा जाता है। अभी अचानक उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे उसे बताया जाता है हिडन स्किल को ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ तुम्हें एक हिडन स्किल मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो हिडन स्किल है ये कार्मा है जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है तुम्हें अब 10 साल पहले पास्ट की ओर भेजा जा रहा है और वापस लौटने के बाद तुम्हारे पिछले लाइफ के कार्मा के ऊपर तुम्हें तुम्हारी जॉब दी जाएगी। इसी के साथ हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं जहाँ पे एक लड़का उन्हें साफ कर रहा होता है। इसी के साथ वहाँ पे और एक आदमी कह रहा होता है जल्दी करो, अगले डंजन के लिए सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं, जल्दी से इन्हें साफ करो, ये अच्छी तरीके से साफ नहीं हुए हैं। इसी के साथ वो किम जुन वू से कह रहा होता है किम जुन वू जल्दी करो और इस मॉन्स्टर के टुकड़े को यहाँ से ले जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल एंड डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन में तुम्हें तुम्हारी जॉब दी गई है और ये डंजन क्लीनिंग टीम है। ये देखते हुए किम जुन वू कह रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है, ये क्या बकवास है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें किम जुन वू के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे मार दिया जाता है और तभी हम देखते हैं कि किम जुन वू की आंख खुलती है। वो ये सपना देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या क्या बेकार सा सपना था और आखिर में कितना टाइम तक सोया था, मेरी पूरी की पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकड़ गया है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे उसका घर बिल्कुल अलग होता है और तहस महस होता है जो कि देखते हुए वो कह रहा था क्या आखिर ये मैं कहाँ पे हूँ। 26 स्क्वायर मीटर का स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि मेरे पिग हाउस से भी छोटा है और काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो अपने टॉयलेट को देखता है और कह रहा होता है बिल्कुल ये मेरा घर नहीं हो सकता, पता कि इसका घर भी मेरे बाथरूम से छोटा है। वैसे क्या ये डायरेक्टर ली का घर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भले ही दुनिया खत्म हो जाए लेकिन वो मुझे अपने घर जाने नहीं देगी। आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी थी और तुम्हारी मौत की वजह से तुम्हें एक हिडन स्किल मिली। ये सब देखते हुए वो कह रहा था क्या तुमने क्या कहा कि मेरी मौत कंफर्म हो चुकी है? ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास सी कॉमिक नहीं है जो
कि तुम ये सब बोलो। और ये कहते ही वो अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। अभी वो अपने चेहरे पर नजर डालता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या ये तो मेरा वो चेहरा है जो कि 10 साल पहले का था। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वही 28 साल वाले किम जुन वू की फेस है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी हिडन स्किल कारमा है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस स्किल के इफेक्ट की वजह से उसे 10 साल पहले वापस भेज दिया गया है, जहाँ पे इस एक्टिवेटेड स्किल को ऑफ नहीं किया जा सकता। ये देखते ही वो कह रहा था कि क्या ये कोई सपना नहीं है, कि क्या मैं सच में मर चुका था। कहते ही वो एक अजीब सी स्माइल देता है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी जो जॉब है वो इस स्किल के जरिए रिसाइन की गई है। ये सब देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है 18 साल की उम्र में एक हंटर बनने के बाद 28 साल में जाके मुझे ए रैंक में प्रमोट कर दिया गया था, और उस समय कोरिया में मेरी रैंकिंग 22 थी, जहाँ दुनिया में मेरी रैंकिंग 525 थी। और अगर ये 10 साल पहले की बात होती तो जरूर मैं अभी भी एक हंटर होता, एक हंटर जो कि अभी भी एक उभरता हुआ सितारा है। लेकिन ये क्या है, और इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि उसकी जॉब डंजन क्लीनर है। देखते वो कह रहा है क्या क्लीनर, द ग्रेट किम जिन वू एक डंजन क्लीनर है, अगर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे इस कारमा स्किल के कैंसिलेशन कंडीशन के बारे में बताया जाता है। 5 साल के अंदर इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के अंदर एसएन की पोजीशन को पाना है, और अगर ये गोल अचीव हो गया तो ये स्किल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें इमीडिएटली डेथ के कुछ पल पहले ही वापस भेज दिया जाएगा। और अगर तुमने ये अचीव नहीं किया तो किम जिन वू ये पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा टाइम लिमिट 4 ईयर 11 मंथ 29 डेज 20 आवर 30 मिनट 48 सेकंड है। उसके बाद ये स्किल क्लोज हो जाएगा। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि क्या कैंसिलेशन कंडीशन एक सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, ये क्या बकवास है। और अगर मैं इसे कैंसिल करने में सफल हो गया तो मैं उसी रास्ते पर वापस चले जाऊंगा जैसे कि मैं मरने से पहले था, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं हमेशा के लिए एक क्लीनर बन जाऊंगा। ये क्या बकवास है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। इसी के साथ हमें इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन जो कि दुनिया भर के सभी एसोसिएशन का डायरेक्ट और देखरेख करता है, और इनके सेक्रेटरी जनरल के पास यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर है। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो ये हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पावर इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर किम जिन वू मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ तक कि जो दुनिया की पहली एसएसएस रैंक थी वो भी यहाँ पर नॉमिनेट होने के लिए फेल हो चुकी थी। लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे वो पोजीशन मिले, वो भी 5 साल के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। पर्सनली ना चाहने के अलावा भी ये इम्पॉसिबल है। इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है मैं बस इसे अनदेखा करूंगा। आखिरकार ये कारमा या फिर किसी भी चीज की परवाह किसे है, इससे तो अच्छा मैं यही क्लीनिंग कर लूंगा। ऐसे भी इसका मतलब यह है कि मैं अपने पिछली लाइफ में तभी लौट सकता हूँ जब मैं एक सेक्रेटरी जनरल बन जाऊंगा, जहाँ मुझे पहले की तरह एक हंटर के रूप में रहना बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मेरे स्किल हो तो मुझे एसएस रैंक बनने में जरा सा भी पसीना नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वो अपने स्किल्स को देखता है जो कि सभी लॉक होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था कि क्या मेरे सभी हंटर स्किल लॉक कैसे है, ये क्या बकवास है, ये घटिया कारमा कहीं का। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे से बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक नई स्किल मिली है। देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है, ऐसा लगता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल होगी। इसी के साथ वो उस स्किल को देखता है जहाँ पे बताया जाता है ये जो स्किल है ये क्लीनिंग ऑब्जेक्शन है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ वो अपने घर को साफ करता है और एक जगह लेटते हुए मन ही मन कह रहा होता है मरने के बाद मैं 10 साल पहले पास्ट में आ चुका हूँ, जहाँ मैं एक एसएसएस रैंक से रातों रात एक डंजन क्लीनर बन चुका हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ मेरे सारे के सारे स्किल लॉक हो चुकी है, जहाँ मेरी जिंदगी की सारी अचीवमेंट ये सब कुछ हवा में उड़ चुकी है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अब सचमुच एक क्लीनर के रूप में काम करूंगा? खैर मुझे अभी भी अपने एसएस रैंक स्किल पर गर्व है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही बचा है। कहती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे मनी कह रहा होता है इससे भी ज्यादा मुझे उन लोगों की पहचान करनी होगी जिन लोगों ने मुझे मारा था, और ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल ट्रूप्स नहीं होंगे। क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड था या फिर कोई एसोसिएशन? आखिर किसने मुझे मारा था? तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है, जो कि देखते ही वो उसे पिक करता है। यहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है आखिरकार तुमने इसे पिकअप कर लिया है मिस्टर जुनवू, ये मैं हूँ टीम लीडर पार्क। जहाँ पे बात यह है कि मैं सोच रहा था कि क्या तुम आज काम पर आओगे या फिर नहीं, लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो। तो ये देखते हुए वो मनी कह रहा होता है क्या टीम लीडर पार्क, क्या मैं उस नाम वाले किसी बंदे को जानता हूँ? तभी पार्क
हंसते हुए उससे कह रहा होता है रिपोर्ट आने का टाइम कब का हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कि लास्ट डंजन कुछ ज्यादा ही हार्ड था। इसकी बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है क्या डंजन कार्मा के जरिए असाइन किया गया एक जॉब, ये डंजन क्लीनर है। अभी वो पार्क हंसते हुए कह रहा होता है मैं मानता हूँ कि आखिरी डंजन थोड़ा सा हार्ड था, हालांकि आज ये उतना ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया था कि वो बंदा इसलिए भाग गया क्योंकि ये बस थोड़ा सा हार्ड था। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है हमेशा कुछ कमीने लोग होते हैं जो कि काम से पहले ही भाग जाते हैं, तो आखिर ये फोन करके हंगामा क्यों कर रहा है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता लानत है, अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसे भी कॉल करना चाहिए था, उसे पता भी है कि कितने लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता कि क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं सचमुच क्लीनर्स को काफी ज्यादा बुरी नजरों से देखता हूँ और मेरा ये काम तो नरक से भी बदतर है। ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी पार्क अपने साथियों से कह रहा होता है हर कोई प्लीज शांत रहो, उसके पास कोई ना कोई वजह तो होगी ही। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है वैसे भी मिस्टर जुनवू अगर तुम हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो बस रेस्ट करो, अगर अगली बार कुछ होता है तो प्लीज तुम हमें पहले ही बता देना, ये अच्छा रहेगा। तो सुनते हुए जुनवू कह रहा होता ठीक है। पार्क उससे कह रहा होता है वैसे तुम इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, प्लीज इस नंबर को अपने टीम लीडर पार्क यूनताई के नाम से सेव कर लो। इसकी बातें सुनते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आपका नाम क्या था, प्लीज एक और बार बताइए। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या मेरा नाम कुछ ज्यादा हार्ड है, मैं पार्क यूनताई हूँ, तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। इसकी बातें सुनते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है पार्क यूनताई। तो पार्क यूनताई उससे कह रहा होता है वैसे भी आज आराम करो, तुम अगली बार भी आ सकते हो। तो जुनवू से कह रहा था नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या तुमने भी क्या कहा। तो जुनवू कहता है मैं अभी काम पर आ रहा हूँ तो प्लीज मेरा वेट कीजिए। इसी के साथ वो बस में बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मैं हैरान था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे और उससे ज्यादा हैरान मैं तब हुआ जब मैं घर के सामने आया और मुझे लेने के लिए मेरी कार नहीं आई और मेरे पास टैक्सी के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जेब में एक भी पैसे नहीं है, इसी वजह से मुझे सिटी बस से वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे भी मैं पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लाइफ जी रहा हूँ और इसका मतलब यह है कि दुनिया के साथ मेरा रिलेशन अब बिल्कुल बदल चुका है और इसका मतलब यह है कि मैंने पार्क यूनताई के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और अभी मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है और पास्ट लाइफ में पार्क यूनताई ने ही मुझे पहले मारा था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी के साथ वो पास्ट की बातें याद करता है और कह रहा होता है क्योंकि मेरी मौत अजीब तरीके से हुई, जहाँ पे किसी ने जानबूझकर उस एक्सीडेंट के लिए मेरी अटेंशन को ग्रैब किया, साथ ही एंटी सुपरनैचुरल अरेस्टिंग डिवाइस को प्रिपेयर किया ताकि वो मुझे पकड़ सके और लास्टली उस गन से मुझे गोली मारी गई, जो कोई सिंपल गन थी। वो एक एंटी मॉन्स्टर और सुपरनैचुरल सब्जुगेशन फायर आर्म थी जिसका नाम टाइटन है, जहाँ ये फायर आर्म्स के रियल में एक फर्स्ट क्लास वेपन में से एक था और इस चीज के पीछे की टेक्नोलॉजी की प्राइस बहुत ही ज्यादा है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पार्क यूनताई डंजन क्लीनर का काम करते हुए पा सके। लेकिन हो सकता है कि उसने मेरे लिए नापसंद होकर एक प्रोफेशनल को काम पर रख लिया हो, शायद ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि उसके बेटे के मन में मेरे अगेंस्ट गरज था। लेकिन लानत है, क्या ये हमला सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया था जब मैं अपने वर्ड्स का यूज कर रहा था, तो उसे मेरी बात समझनी चाहिए थी। इसी के साथ वो पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पे पार्क यूनताई उससे कह रहा होता है प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ये सुनते हुए किम जुनवू उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो उससे कह रहा होता है मैं एक डंजन क्लीनर टीम का लीडर पार्क यूनताई हूँ। किम जुनवू से कह रहा होता है मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो पार्क यूनताई से कह रहा होता है मैंने सुना है कि आपने डंजस में डंजन क्लीनर टीम्स के नंबर्स को कम करने के लिए कहा है, वैसे भी हम पहले से ही बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं है और अगर अभी नंबर्स और भी ज्यादा कम हो जाए तो आखिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। ये सुनते हुए किम जुनवू से कह रहा होता है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैंने सिर्फ इसका सजेशन दिया है, मेरे पास इसकी कोई भी ऑथोरिटी नहीं है और डिसीजन लेना ये रेगुलेशन टीम पर डिपेंड करता है, तो जाओ उनसे बात करो। सुनते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके इन्फ्लुएंस को नहीं जानता हो। सर हंटर आपके वर्ड्स एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ पे
आपको हमारी टीम को कट करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नंबर्स को और कम नहीं किया जा सकता, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। ये कहते ही वो उसके सामने अपना सर झुका लेता है। ये देखते हुए जिनवू मनी मन कह रहा होता है, मैंने ये गेस कर लिया था कि मेरा सजेशन सबके कानों तक पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी ये लोग मुझसे पर्सनली मिलने आ जाएंगे, और सबसे बढ़कर इस आदमी के आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि इससे बात करके मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो लिज़ार्ड्स के लिए अपनी पूंछ को काटना ये सच में उनकी डिफेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सुनते पार्क काफी ज्यादा हैरान होता है। जुनवू से कह रहा होता है, लेकिन फिर भी जब खतरा आता है वो अपनी पूंछ काट देते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसी तरह वो जिंदा रहते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितना भी ज्यादा डैमेज क्यों ना हो। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो कि लाइफ को बचाएगी, और यही लास्ट रिजॉर्ट है। तो ये सुनते पार्क घबराते हुए कहता है, लेकिन हम तो जुनवू से कह रहा होता है, तो क्या जो तुम कहना चाहते हो मैं ऐसे समझता हूँ, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि वो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या तुम ये सचमुच सोचते हो कि ये सच है? वैसे भी एसोसिएशन अभी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि वो टॉप हंटर्स की सैलरीज को कम करने वाले हैं। तो ये सुनते पार्क उससे कह रहा होता है, मुझे ये मत बताओ तुम हमारी वजह से अपनी सैलरी से अफेक्टेड हो रहे हो। तो जुनवू से कह रहा होता है, एसोसिएशन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिविलाइजेशन को डेंजन्स और मास्टर से बचाना है, और ये जॉब्स मेरे जैसे हंटर्स करते हैं, लेकिन हंटर्स को भी तो उनके काम के लिए पैसे मिलने चाहिए, और वैसे भी मेरे पास इस चॉइस के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। तो ये सुनते हुए पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सब बकवास है, तुम जो चाहते हो उसकी एक लिमिट है। जुनवू से कह रहा होता है, क्लीनर्स टीम्स, ईमानदारी से कहो तो तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, तुम लोग बस बकवास हो। तो ये सुनते हुए पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम जानते भी हो कि हम क्या करते हैं? तो जुनवू से कह रहा होता है, वैसे भी तुम अब साफ हो, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर कौन कौन डेंजन्स के अंदर जाएगा, तो इसलिए यहाँ से निकलो और दफा हो जाओ। तो पार्क उससे कह रहा होता है, हमें भी अपने तरीके से काम करने पर गर्व है। उससे कहते हैं, हाँ कितनी अच्छी बात है, सच में ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे बहुत ही साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ही वजह से अब तक इसे जाने दिया, और ऐसा लगता है कि तुम समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आखिर कितनी बार बताऊं? तो पार्क उससे कह रहा होता, तुमने ये कहा कि एसोसिएशन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है ना? तो क्या हम लोग सिटीजन नहीं है? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एक बार फिर से इसके बारे में सोचो। और ये कहते ही उसके सामने घुटनों पे झुक जाता है। तो उसे देखते हुए जुनवू से कह रहा होता है, मुझे लगा कि मैंने जो कहा वो काफी है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हें हम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम हमारी तरह अपनी जिंदगी से फाइट नहीं कर रहे हो, तुम बस आराम से पीछे से सफाई करते हो और कुछ नहीं। तुम्हें थैंक्स कहकर तुम लोग अपना पेट भर सकते हो, तुम और क्या चाहते हो? इसे बेकार से पैरासाइट की तरह बिहेव करना बंद करो। उसकी बातें सुनते हुए पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, जहाँ भी उसे कह रहा होता है, क्या तुमने भी क्या कहा? तो उसे देखते हुए जुनवू उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और उसे कह रहा होता है, बकवास, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके साथ हम देखते हैं कि पार्क काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखते हुए जुनवू से कह रहा होता है, देखो तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, मैंने तो बस हल्का सा ही धक्का दिया था। इसी के साथ वो ली को कॉल करता है और कह रहा होता है, चीफ ली यहाँ पे आओ और इस बेकार से पैरासाइट की देखभाल करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस गंदगी में शामिल मत होने देना, ये क्या बकवास है। इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किम जुनवू उस लोकेशन में आ जाता है जहाँ पे एक डेंजन ओपन होती है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, ये तो एक डेंजर ग्रेड येलो लेवल का डेंजन है और इस बार येलो लेवल के लिए फॉक्सट्रॉट सेंटीपेड बॉस होगा। और जब मैं 28 साल का था तब मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 10 साल पहले आ चुका हूँ। तभी पार्क ग्यूनता चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे जुनवू यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे है। उसे देखते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है, आखिरकार हम लोग मिल चुके हैं, वो आदमी जिसने मुझे इस तरह बनाया, डंजन क्लीनर पार्क ग्यूनता। तभी पार्क ग्यूनता से देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, जुनवू आखिरकार तुम आ चुके हो, तो ऐसे तुम इतना बहाना क्यों कर रहे थे? उसे देखते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है, लगभग 50 साल का एक नॉर्मल मीडियम आदमी जो कि सस्ते कपड़े पहनता है, ये एक ऐसी इमेज है जो कि मेरी मेमोरी को खा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इससे किसी को मार सकता है। तभी पार्क ग्यूनता से कह रहा होता है, जल्दी चलो, वैसे क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, सभी लोग देखो, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि ये जरूर आएगा? पहले दिन जब मैंने इसे देखा था तो ये काफी ज्यादा ईमानदार लग रहा था। उसे देखते हुए वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, हाँ ये ऑब्वियस है, और ऐसे सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये जब भागने की कोशिश कर रहा था तो ये पकड़ा गया। इसी के साथ हमें बताया जाता है, ये क्लीनिंग टीम 3 से क्लीनर हान सिंग ह्यूक है। तो उसका ही साथी हुईजांग कह रहा होता है, ईमानदार ये क्या बकवास है, पिछली बार इस कमीने ने ये कहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और सच में उसने कुछ भी नहीं किया था। तभी उनके साथ ही मून सो यून की हैरी होती है।
हम 4 लोग काफी है, लेकिन तुम किसी और को यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो? उन सभी की बात सुनते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, ठीक है, तुम लोगों ने बहुत बोल लिया, चलो अब इस काम को शुरू करते हैं। तो ऐसे सांग ह्यूक बताओ कितना टाइम बचा है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है 45 मिनट बचे हैं। तो ये सुनते हुए पार्क ग्यूनताई काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ह्यूंग उससे कह रहा होता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये लड़का 1 घंटा लेट आया है। ये सब देखते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है ये सभी तो काफी ज्यादा रूड है। तभी ग्यूनताई उन लोगों से कह रहा होता है तो ऐसे इसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन चलो हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। इसी के साथ वो जुनवू को कुछ कपड़े देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है तो फिर ठीक है जुनवू, ऐसा लगता है कि ये साइज तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो उसे देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है कि क्या ये गैस मास्क है? तभी पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है तो फिर चलो, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है। तभी जुनवू कह रहा होता है वैसे क्या डंजन क्लीनर आखिर सच में क्या करते हैं? इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल एंड डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है इन शॉर्ट में इस एसोसिएशन की 4 मेन टीम्स है। पहला कंट्रोल टीम, दूसरा हंटर सपोर्ट टीम, तीसरा ऑपरेशन टीम और लास्ट में जाकर डंजन क्लीनिंग टीम, जहाँ पे डंजन की स्टेटस को कंट्रोल टीम मॉनिटर करती है। दूसरी तरफ हंटर सपोर्ट टीम ये वेपन्स और सपोर्टिंग आइटम्स को मेंटेन और प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ ऑपरेशन टीम हंटर्स का एक ग्रुप होता है जो कि मॉन्स्टर्स को डंजन में मारते हैं। और आखिर में तो तुम सभी को पता ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क ग्यूनताई और उनकी टीम डंजन में जाती है, जहाँ पे पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है हुईयांग तुम बिल्कुल सही थे, ये जगह जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा चौड़ा है, लेकिन सोल्यूशन काफी नहीं है। तो ऐसे सांग ह्यूक तुम जाके बॉस के रूम के लोकेशन को चेक करो। वो सभी ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुनवू काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है डंजन क्लीनिंग टीम ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, और ये लोग इतना बिजी होने के नाटक क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ वो दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते हुए पार्क ग्यूनताई उससे कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो जुनवू? इस तरीके की खतरनाक डंजन में अकेले इस तरह घूमना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये सुनते हुए जुनवू से कह रहा होता है तुमने तो कहा था कि हम बॉस के कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो पार्क ग्यूनताई उससे कहता है हाँ मैंने ये कहा, लेकिन तुम्हें हमें अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए क्योंकि बॉस का कमरा आगे की तरफ है। तो जुनवू अपने सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो रास्ता इस तरफ से है। जो कि देखते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है क्या? ये देखते हुए ह्यूक कह रहा होता है आखिर ये किस तरीके का बकवास है? तो योन कह रही होती है प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो प्लीज हमें बता दो, हम तुम्हें वापस भेज देंगे। तो जांग में कह रहा होता है हाँ मैं पहले से नाराज हूँ क्योंकि हमारे पास कम टाइम है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब ह्यूक आगे जाते हुए कह रहा होता है देखो ये कंट्रोल टीम के जरिए दिया गया एक मैप है और तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि बॉस का कमरा कहाँ पे है। ये कहते हुए वो उसे एक मैप देता है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जिस डंजन को साफ कर लिया गया है उसका नक्शा उन्हीं हंटर्स के जरिए बनाया गया है जिन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया था, और उसकी वजह से ये मैप गलत नहीं होना चाहिए। तो जुनवू कह रहा होता है ये जो मैप है ये गलत है, मुझे पता है कि ये रास्ता इसी तरफ ही है। कंट्रोल टीम मैंने उनके साथ बहुत ही मुश्किल से बातचीत की, लेकिन क्या वो लोग इस तरह से काम करते हैं? ये काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे ह्यूक से कह रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो? इसी के साथ वो कह रहा होता टीम लीडर आखिर ये कमीना क्या नशा कर रहा है? तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है हे जुनवू अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? तो जुनवू से कह रहा होता है क्या कॉन्फिडेंट? जिसने इस डंजन को साफ किया उसे कॉन्फिडेंट की क्या जरूरत है? पार्क ग्यूनताई कहता है क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये देखते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है जो भी हो अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। खैर मैं ये नहीं बताना चाहता। और इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है कुछ नहीं बस आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पार्क ग्यूनताई धीरे से उससे कह रहा होता है क्या तुम परेशान हो? तो जुनवू कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब तुमने कहा कि सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं तो तुम्हारा क्या मतलब था? तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है ये डंजन बंद होने का टाइम है, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना है? तो ये सुनते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है अच्छा क्लीन होने के बाद सारे के सारे डंजन्स अपने आप ही गायब हो जाती है और इसमें लगभग एवरेज 2 आवर्स लगते हैं, जहाँ पे हंटर्स आमतौर पर इसकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वो डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये क्लीनिंग टीम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो एक बार डंजन साफ हो जाने के बाद उसमें एंटर करता है। इसी के साथ वो से कह रहा होता है लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से गायब हो गया तो आखिर हम इसे साफ क्यों कर रहे हैं? तो पार्क ग्यूनताई से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। क्लियर की गई डंजन्स ये गायब नहीं होती, बस ये एक ब्रेक में होती है जब तक कि वो मॉन्स्टर्स अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाते। ये बस यही है। तो ये सुनते जुनवू कह रहा होता है हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ। तो वो उसे कह रहा होता है तो फिर तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए। वैसे बताओ क्या होगा कि अगर ये डंजन फिर से रीओपन हो जाए तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स की लाशों की ढेर लग जाएगी। ये सच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लगती, लेकिन इससे हंटर्स काफी इजीली खो जाते हैं। मॉन्स्टर्स की लाशों की डिकम्पोजिंग होने की वजह से यहाँ पे गैस बन जाती है।
इसके अलावा अगर लाशों की ढेर हो जाती है तो ये हंटर्स के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसका मतलब डंजन क्लियरिंग का सीधा असर इस पे पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा काम हंटर्स को फोकस करने के लिए मदद करना है। जहाँ पे अगर ये डंजन साफ रहेगा तो वो इजीली मॉन्स्टर को मार पाएंगे। तो इसलिए अपने काम पर गर्व करो, क्योंकि हमारे बिना कोई भी हंटर्स नहीं होगा। ये कहती वो हंस रहा होता है तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवो मनीमन कह रहा होता है क्या बकवास है। व्यापार ग्यूंता कह रहा होता है वैसे भी हमारी टीम का मेन पर्पस मॉन्स्टर्स को डिस्पोज करना है और यहाँ का साफ सफाया करना है और ये श्योर करना है कि हंटर्स की कोई भी जानकारी पीछे ना छूटे। और इन कुछ मामलों से हम डंजन्स के हंटर्स को बचा भी सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवो मनीमन कह रहा होता है कि क्या ये कैसी बातें कर रहा है, ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना। लेकिन खैर ये उतना पर्पसलेस नहीं लगता है इतना कि मैंने पहले सोचा था। इसी के साथ वो सभी मेन डोर के सामने आ जाते हैं जहाँ पे ह्यूग कह रहा होता है मैप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऐसा लगता है कि यही बॉस का रूम है। इसी के साथ वो उस दरवाजे को ओपन करता है जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था ये क्या है, बॉस का रूम तो यहीं पर ही होना चाहिए। तो ये सुनते हुए जुनवो कह रहा होता है मैंने सही कहा था, ये वो जगह नहीं है। तो हुईजांग कह रहा होता है कि क्या ये झूठ नहीं बोल रहा था। तो ह्यूग कह रहा था आखिर ये कैसे हुआ। इसी के साथ वो पार्क ग्यूंता से कह रहे होते हैं लीडर आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी जुनवो कह रहा होता है चूंकि ये इस तरह से हुआ तो चलो बस आज का दिन खत्म करते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अभी बस 22 मिनट ही बचे हैं। ये देखते हुए पार्क ग्यूंता कह रहा होता है लगता है इतना टाइम काफी है, तो बताओ तुम ये क्या सोचते हो। ये सुनते हुए ह्यूग कह रहा होता है हाँ बिना कुछ काम किए ये करना बेहतर होगा। तो जांग कह रहा होता है हाँ मैं भी इसे एग्री करता हूँ। इसी के साथ यून भी कह रही होती है ऐसा लगता है कि सभी लोग मान गए हैं तो ठीक है मैं भी चलती हूँ। देखते जुनवो कह रहा था रुको आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो पार्क ग्यूंता कह रहा होता है और क्या, काम करने का टाइम अभी भी बचा हुआ है और इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो ये सुनते हुए जुनवो कह रहा होता है तुमने कहा कि सिर्फ 22 मिनट ही बचे हैं, तो बताओ अगर डंजन बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। तो वैसे भी एक साफ डंजन को जल्द से जल्द अपीयर होने के लिए एटलीस्ट 1 वीक लगते हैं, लेकिन अगर ये नया डंजन हुआ तो कम से कम 1 साल भी लग सकता है। तो ग्यूंता कह रहा होता है तो फिर ठीक है हम लोग यहीं पर ही बंद रहेंगे। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवो मनीमन कह रहा होता है 1 साल तक इस डंजन में फंसे रहना अगर सिंपली कहूँ तो ये तो मौत के बराबर है। इसी के साथ वो लोगों से कह रहा होता है तुम सभी सही दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम लोग सिर्फ सफाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो पार्क ग्यूंता कह रहा होता है इसमें नया क्या है, ये हमेशा से ही ऐसे ही हो रहा है। तो जुनवो कह रहा था तो फिर ठीक है चलो जल्दी चलते हैं। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे ह्यूग उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसे भी मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। इसी के साथ सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी योन भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मेरे पास 15 साल की हंटिंग एक्सपीरियंस है और इसके दौरान एक बार भी क्लियरिंग फेल नहीं हुई और इसके रिजल्ट के तौर पे मैंने वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 और वर्ल्ड का फर्स्ट SSS रैंक को अचीव किया, जहाँ पे मेरे डंजन करियर के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सका। लेकिन अब मुझे डंजन में ऐसे इंसल्ट किया जा रहा है, वो भी इन क्लीनर के जरिए। और ये कहते हुए वो हंस रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इस रूम में एक स्मॉल पैसेज है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूग कह रहा होता है ये कमीना फिर से शुरू हो गया। अभी जुनवो चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। यहाँ से बॉस की कमरे की दूरी लगभग 500 मीटर है और अगर हम उस रास्ते के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं तो इसमें 8 मिनट लगेगा और अगर हम लोग दौड़ कर निकलते हैं तो 5 मिनट लगेगा। तो इस बार मैं तुम लोगों को लीड करूंगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। उसे देखते हुए बाकी सब भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और इसी के साथ वो सभी एक रूम के सामने पहुंचते हैं और जैसे वो लोग उस रूम में एंटर करते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बॉस की लाश पड़ी हुई है जो कि एक फॉक्स रॉट सेंटीपेड है, एक ऐसा सेंटीपेड टाइप मॉन्स्टर जो कि 10 मीटर लंबा है। तो उसे देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है सच में ये तो बॉस का रूम है। दूसरी तरफ जुनवो मनीमन कह रहा होता है इस रूम की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक खतरनाक बैटल हुई थी और ऐसा लगता है कि ये टीम 20 मेंबर्स की थी जहाँ 5 से 6 लोगों ने फाइट की, लेकिन वो सिर्फ मिलकर इस सेंटीपेड को मारने में काबिल थे। जहाँ पे इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसके ह्यूग चीन के ऊपर फॉरहेड का हॉलोड पार्ट था। तभी ह्यूग कह रहा होता है अब टाइम नहीं बचा है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तभी जुनवो से रोक लेता है। ये देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचा है और मुझे ये मत बताओ कि तुम अभी रूड हो रहे हो क्योंकि हमें बॉस का रूम गलत मिला था। अभी अचानक वो जो बॉस होता है वो हिलने लगता है और उठ जाता है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं
कह रहे थे कि क्या ये अभी भी जिंदा है, ये तो इम्पॉसिबल है, हमें तो बताया गया था कि इस मॉन्स्टर को मार दिया गया है। ये देखते हुए जून वो भी मन ही मन कह रहा होता है ये कितना ज्यादा एनोइंग है, और जो कि मेरे पास फिलहाल के लिए कोई भी स्किल नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वो बॉस फिर से नीचे गिर जाता है। ये देखते हुए जून वो मन ही मन कह रहा होता है क्या ये इसका आखिरी स्ट्रगल था। ऑपरेशन टीम के कमीने, आखिर तुम लोग इसे ठीक से जांचने के बजाय क्या कर रहे थे। इसी के साथ वो सभी देखते हैं कि वो सेंटीपेड अब और नहीं हिल रहा होता है। ये देखते हुए जैंग कह रहा होता है जूनवू तुम पहली बार किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो है ना, तुम्हें पीछे रहना चाहिए। तो उसकी बात सुनते हुए जूनवू कह रहा होता है क्या, तो वो उससे कह रहा होता है तुम इसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, इसलिए अगर तुम इसे छू नहीं सकते हो तो प्लीज पीछे हट जाओ। ये सुनते हुए जूनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये कमीना क्या कह रहा है। इसी के साथ वो उसके हाथों से चाकू ले लेता है और कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, तो बस मुझे आगे बढ़ने दो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है तो वो लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो जूनवू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुमने ये कहा कि तुम इसे खत्म करने के लिए जा रहे हो, तो अगर तुम बिना कुछ जाने ही इस पर चाकू डाल दोगे तुम्हारी कलाई टूट जाएगी। इसी के साथ वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है जैसे कि तुम देख सकते हो ये चाकू 3rd, 6th और 12th सेगमेंट से होके गुजर रही है, जहाँ ये कहीं और नहीं जाएगा, इसलिए एनर्जी बर्बाद करना बंद करो। और ऐसा लगता है कि जैसे इसके नर्व्स अभी भी रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये मर चुका है लेकिन थोड़ा बहुत हिल सकता है, तो इसलिए जब तुम इसे काट रहे होंगे तो नर्वस मत होना। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जैंग कह रहा होता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम बस उसे देखने के लिए नहीं गए थे। तो पार्क ग्यून कह रहा होता है चलो आगे बढ़ते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो जुनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ इसे काट पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ इसके टेल को मत छूना, इसके जहर से कई सारे हंटर्स की मौत हुई है। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा कमीना है। इसी के साथ वो उसे भी चीर-फाड़ करने लगते हैं। तो फिर से जुनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ खून पर भी कदम मत रखना, ये जहरीला तो नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा चिपकने वाली चीज है। देखते हुए कह रहा था टीम लीडर आखिर आपने उसे कंट्रोल टीम्स फाइल क्यों दिखाई, क्या आप इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनते पार्क ग्यून कह रहा होता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ना ही मैंने उसे कुछ सिखाया है। तो यू कह रहा था क्या, ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नोबाइस क्लीनर इतना कुछ कैसे जान सकता है। तो ग्यून कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट प्लेस के फाइल में भी नहीं है। तो यू कह रहा था क्या, फिर वो ये सब कैसे जानता है। तो पार्क ग्यून कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि जुनवू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है क्लीनिंग ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट हो चुकी है। इसी के साथ कुछ समय के अंदर वो सभी उस सेंटीपेड का सफाया कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ये पूरा हो गया है। दूसरी तरफ ये सब करते हुए जुनवू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो मन ही मन कह रहा था रुको, आखिर मैं इतना खुश क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये तो बकवास काम है। तभी पार्क ग्यून से कह रहा होता है हे जुनवू क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तभी युग भी कह रहा होता है खैर उसने एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। तो ये कह रही होती है छोटे से हिस्से से तुम्हारा क्या मतलब है, उसने यहाँ का सारा काम किया है वो काफी अच्छा है। दूसरी तरफ ये देखते जुनवू मन ही मन कह रहा होता है कुछ सफाई को लेकर इतना ज्यादा हंगामा, ये क्या बकवास है। तो ये देखते हुए जैंग युग से कह रहा होता है एक बहुत ही होनहार इंसान यहाँ पे आया है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा घबराए हुए हो है ना। तो युग कह रहा होता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, ऐसी बकवास करना बंद करो। पार्क ग्यून कह रहा होता टाइम निकलने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ वो सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे पार्क ग्यून काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा आसान था और ये सब जुनवू की वजह से हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो बैग होता है उससे खून निकल रहा होता है। देखते जुनवू मन ही मन कह रहा होता है क्या इस बैग के छेद से खून निकल रहा है, क्या बकवास है। और इसी के साथ वो हिल नहीं पा रहा होता है, जो कि देखते हुए युग से कह रहा होता है तुमने तो इस पर पैर रखने के लिए मना किया था, लेकिन अब तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यून कह रही होती टीम लीडर जुनवू यहाँ पे हिल नहीं पा रहा है। ये देखते जुनवू कह रहा होता है मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है इस चीज का खून काफी ज्यादा चिपचिपा है और एक हंटर के रूप में भी मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह हाई हीट के अगेंस्ट काफी ज्यादा वीक हो जाता है, तो मेरा ये स्किल इसे इजीली मेल्ट कर सकता है। और इसी के साथ वो अपनी हेलफायर स्किल को एक्टिवेट करता है और उसका यूज करता है, लेकिन वो जो स्किल होती है वो अनअवेलेबल होती है। और उसे ये करते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखते
वो काफी ज्यादा परेशान होता है। पार्क ग्यूनताई हुई जांग से कह रहा होता है, हुई जांग क्या तुम रस्सी को लेके आए हो, जल्दी से इसे बांध दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैंग उसे रस्सी से बांध देता है और वो सभी मिलते हुए उसे खींचने लगते हैं, लेकिन इतनी पावर लगाने के बावजूद भी जूनवू थोड़ा सा भी नहीं हिलता। ये देखिए वो लोग कह रहे होते हैं धत्तेरी की ये तो जरा सा भी नहीं हिला। इसी के साथ हम देखते हैं कि टाइम भी बीतता जाता है, जहाँ पे बस 55 सेकंड बचे हुए होते हैं। ये देखते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है ये काम नहीं कर रहा है जूनवू, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, तुम्हें अपना ये हैजमैट सूट उतारना पड़ेगा। तो ये उनके कह तो रुको, यहाँ के गैस लेवल काफी ज्यादा हाई है, ये खतरनाक हो सकता है। तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग यहीं पर ही फंस जाए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जूनवू मनीवन कह रहा होता है आखिर ये क्या बोल रहा है, मैं वो हूँ जो कि हिल नहीं सकता, लेकिन आखिर हम सब एक साथ यहाँ पे क्यों फंसे होंगे। जिंदा रहने के लिए छिपकली भी तो अपनी पूंछ काट लेती है, लेकिन आखिर ये लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे। तभी पार्क ग्यूनताई से कह रहा होता है मैंने तुमसे क्या कहा, जल्दी से तुरंत अपना सूट उतारो, क्या तुम होश में भी हो। तो ये सुनते हुए जूनवू अपनी सूट उतार रहा होता है और मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये छिपकलियां काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है सभी लोग यहाँ से जल्दी निकलो, तुम सभी लोग यहाँ पे फंसे नहीं रह सकते। तो ये सुनते हुए ह्यूग कह रहा होता है लेकिन आखिर तुम क्या करोगे। तो वो कह रहा होता है जो लोग बच सकते हैं उन्हें बचना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो ये कह रहा होता है ऐसी बातें मत करो, इस सिचुएशन में तो तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो कह रहा होता जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, ये टीम लीडर का ऑर्डर है, तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकते हो। तो ये सुनते हुए ह्यूग तो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन बस 10 सेकंड ही बचे हुए हैं। इसी के साथ वो सभी वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ग्यूनताई जूनवू के पास आता है, जहाँ पे उसका सूट उतारते हुए उसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन ये जो गेट होती है वो बंद होने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये देखते हुए जूनवू भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है क्या मैं तो लगभग अभी मर ही गया था। अभी वो लोग उससे कह रहे होते जूनवू क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ पार्क ग्यूनताई जूनवू को उठाता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारे पहले दिन ही तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो चलो अपने आप को लकी इंसान मानो, ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। तो ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है मैं तो लगभग मर ही गया था और तुम ये कह रहे हो कि मैं लकी था, क्या बकवास है। तो अभी वो उसे कह रहा था रुको, आखिर अभी तुमने क्या कहा, क्या ये इस दिन का पहला डंजन था। तो पार्क ग्यूनताई से कह रहा होता है हाँ ये तो बस एक शुरुआत है। जूनवू से कहता है आखिर और कितने बचे हैं। तो ग्यूनताई से इशारा करते हुए कह रहा होता है और 5 बचे हैं। ये देखते हुए जूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है इस अकेले सियोल में कुल मिला के 8 ऑपरेशन टीम है, जहाँ पे पूरे नेशन में 96 टीम है, जहाँ एसोसिएशन से एफिलिएटेड ना होने वाले फ्रीलांसर्स को भी शामिल करते हुए कोरिया में लगभग 11,300 हंटर्स हैं। दूसरी ओर यहाँ पर बस 5 ही डंजन क्लीनिंग टीम है, जहाँ पे बस 25 लोग ही है, जहाँ पे हर एक टीम दिन में लगभग 3 या फिर 4 डंजन को साफ करती है। और अगर वो बदकिस्मत हो जाए तो वो लोग 5 से भी ज्यादा डंजन को साफ करते हैं। और ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह एक बदकिस्मत इंसान हूँ। इसी के कुछ बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी डिनर का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जूनवू वो काफी ज्यादा अकेला होता है और दूर होता है। तभी पार्क ग्यूनताई उससे कह रहा होता है जूनवू तुम भी हमारे साथ आ रहे हो है ना, तुम ही आज के मेन कैरेक्टर हो, तो बताओ क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तभी वो कह रहा था जल्दी से बताओ, हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। तो उनकी बातें सुनते हुए जूनवू कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो सुनते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले हो। तो जूनवू कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। ये सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जूनवू मनीवन कह रहा होता है उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इतना काफी है। इसी के साथ वो उन्हें कुछ समझाने वाला होता है, लेकिन तभी पार्क उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिनर पर आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो जूनवू कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी इयोन उससे कह रही होती है तुमने आज काफी अच्छा काम किया है, कल मिलते हैं जूनवू। तो उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए जूनवू वापस अपने रूम पे आ जाता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है जिसने पिछली लाइफ में मुझे मारा था वो टीम लीडर पार्क नहीं था, वो इतना भी ज्यादा हार्टलेस नहीं है कि वो किसी को मार सके। तो आखिर ये कौन हो सकता है, इसके अलावा आखिर वो कौन हो सकता है जो कि मेरे खिलाफ हो। टीम का सबसे यंगेस्ट यांग क्वान मो, जिसकी मैं हमेशा से ही कसम खाता हूँ। दूसरी तरफ मिन यूजिन, हम दोनों की गहरी फाइट की वजह से मैंने उसके साथ ब्रोकअप कर लिया। इसी के साथ कंट्रोल टीम से हुआंग डोंग हुई, जो हमेशा मेरी लात खाता रहता है। आखिर मुझे मारने वाला कौन होगा, और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है। ऐसा लगता है कि जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मारा था वो
अभी कोई अजनबी है, लेकिन मैं एक प्रॉपर रिवेंज लेना चाहता हूँ और मुझे इस बेकार से कारमा से छुटकारा पाना होगा और अपनी पिछली लाइफ में वापस लौटना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनना होगा। खैर, काश मेरे पास अपने स्किल्स होते तो शायद मैं फिर से एक हंटर बन जाता, या फिर मुझे कंट्रोल टीम में शामिल होने का कोई रास्ता मिल गया होता। इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है। तभी वो किसी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने आज सुबह ठीक से जांच नहीं की। लेकिन यहाँ पे एक स्किल अनलॉक कंडीशन थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि फायर एंजल, इसकी अनलॉक कंडीशन ये है कि तुम्हारी एनुअल सैलरी लगभग 60 मिलियन वॉन होनी चाहिए। और ऐसे वहाँ पे कई सारे स्किल्स होते हैं जिसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो कि देखते हुए वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, यहाँ पे तो काफी सारे कंडीशंस हैं, चलो देखते हैं कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ उन सारे कंडीशंस को पढ़ने लगता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, सारे के सारे कंडीशंस क्लीनिंग टीम से रिलेटेड है और मुझे यहीं पर रहकर ये सब करना होगा, ये क्या बकवास है। ये कहते ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं क्लीनिंग टीम के साथ ही काम करूं और जिंदा रहूं? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसी के साथ वो अपने कमरे में काफी ज्यादा गंदगी कर देता है। तभी अचानक से उसकी क्लीनिंग ऑब्जेक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे के पूरे रूम को फिर से साफ करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा एनोइंग है, मैं आराम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ध्यान क्लीनिंग पर है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी अचानक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि उसकी एक कंडीशन पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी हाइपर बूस्ट स्किल अनलॉक हो चुकी है। और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो एक बस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे एक आदमी उसके कंधे पर सिर रखते हुए सोया हुआ होता है। ये सब देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, एक सप्ताह हो गया है जहाँ मैं सुबह सुबह ऐसी बेकार से बस पे बैठते हुए जा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और जब से मैंने डंजन क्लीनिंग जॉब शुरू किया तब से एक सप्ताह हो गया और इसके दौरान मैंने 25 डंजन्स को क्लीन किया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के 10 लीटर की 6 बॉटल चली गई, जिससे मैं 30 मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल कर पाया। और जिस स्किल को मैंने अनलॉक किया था वो है हाइपर बूस्ट, जो कि बैटल के दौरान मेरी मूवमेंट की स्पीड को बढ़ा सकती है। और इसकी अनलॉक कंडीशन ये है कि मैं दिन में काम करते समय बस एक ही बार इसे अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन ये काफी हाई एफिशिएंसी वाली स्किल है, लेकिन ये तभी यूजफुल होता है जब इसके साथ कोई अटैक स्किल लिंक किया जाए। लेकिन मेरे पास तो कोई भी अटैक स्किल नहीं है और ये सिर्फ बैटल के दौरान ही यूज किया जा सकता है, तो मेरे लिए इसका कोई भी यूज नहीं है। ये कितना ज्यादा बेकार है। खैर, कुछ ना होने से ये तो काफी ज्यादा बेहतर है। ये कहते ही वो अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, जहाँ पे काफी सारे ऐसी स्किल होती है इसको अनलॉक करने के लिए काफी सारे कंडीशंस होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, मुझे अपने स्किल को अनलॉक करने के लिए 60 मिलियन वॉन को सैलरी के रूप में कमाना होगा। ये क्या बकवास है, ऐसा मैं ऐसा काम करके कभी नहीं कर सकता। खैर, डंजन क्लीनिंग इस समय सबसे बड़ा काम है, तो बेशक इससे रिलेटेड कोई अनलॉक कंडीशंस भी होंगे। हालांकि ये जो कंडीशंस है ये काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ उसके सामने 2 स्किल होती है, सर्कल काउंटर और हेलफायर, जिसमें से एक स्किल को अनलॉक करने के लिए एसोसिएशन के ऊपर डंजन क्लीनिंग टीम का इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, जहां दूसरी तरफ हेलफायर की अनलॉक कंडीशन बजट को बढ़ाना है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एसोसिएशन के इंटरेस्ट को बढ़ाना ये थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन अगर मैं पहले की तरह SSS रैंक हंटर होता तो मैं आसानी से इसके साथ कोऑपरेट कर पाता, जहाँ मैं एसोसिएशन के इंटरेस्ट को आराम से बढ़ा सकता था। लेकिन अब ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई एक मात्र क्लीनर के ऊपर ठीक से यकीन नहीं करेगा। तो क्या मुझे पहले उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए जो कि मेरी टीम में हुआ करते थे, और क्या उनके साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहिए? इसी के साथ वो उनके बारे में सोचते हुए मन कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स, कोरिया में 10,000 से ज्यादा हंटर्स के साथ कांटेक्ट करना आसान होगा। तभी वो देखता है कि उसकी स्टेशन छूट गई है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तो अपने स्टॉप भूल गया हूँ, प्लीज रुक जाइए। इसी के साथ वो अपनी टीम के पास वापस जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या आखिर सिर्फ तुम दोनों यहाँ पे क्यों हो और बाकी लोग वो कहाँ चले गए? तो ह्यूक उससे कह रहा होता है, क्या तुम हमारे टीम लीडर की बात कर रहे हो? हमारा सॉल्यूशन खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो हमारे सॉल्यूशन को खरीदने के लिए गए हैं। तो इयोन कह रही होती है और हुई जांग उसने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेक लिया है। तो उनकी बातें सुनते हुए जून वो कह रहा होता है, पहले ही 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वो अब सॉल्यूशन क्यों खरीदने के लिए जा रहे हैं? तो ह्यूक कह रहा होता है, सचमुच 10 मिनट बीत गए हैं, आखिर तुम अब तक कहाँ पे थे? तो उसे कह रहा था, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपना स्टॉप भूल गया था। तभी ह्यूक उसे कह रहा होता है, खैर चलो थोड़ी देर के लिए और वेट करो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आया हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जूनवू मनी मन कह रहा होता है, पहले दिन के कंपैरिजन में ह्यूक का ये एटीट्यूड ये काफी ज्यादा अलग लगता है। सच तो यह है कि ये मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, खैर चलो अंदर चलते हैं।
तो ह्यूग उससे कह रहा होता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे भी मैं डंजन क्लियरिंग की बात कर रहा हूँ, ये डंजन अभी तक साफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनवू उस डंजन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता है ये वो डंजन नहीं है जिसे मैंने साफ किया था। हालांकि ये एक मिडिल एज ब्लू ग्रेड डंजन है, लेकिन ये कोई ऐसा डंजन ही है जिसके लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाए। आखिर वो लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? और इसी के साथ वो सभी वेट करने लगते हैं। यहाँ पे जुनवू गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है आखिर और अब कितना टाइम लगेगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है खैर ऐसा भी नहीं है कि मैं अंदर जा सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा। और ऐसे ही 30 मिनट बीत जाते हैं, जहाँ पे जुनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है आखिर ये किस तरीके का कचरा है, इस डंजन को क्लियर करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी इयोन कह रही होती है ऐसे लग रहा है कि वो लोग बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस डंजन से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं, जिसे देखते हुए जुनवू कह रहा होता है तो ये सब डी रैंक के हैं, लेकिन ये तो बस एक ब्लू डंजन को साफ कर रहे थे, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। वैसे भी ये अपने सैलरी के लिए इतने लायक नहीं है, ये कितना ज्यादा बेकार है। तो उसकी बातें सुनते हुए योन कह रही होती है वो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, प्लीज शांत हो जाओ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जो कि देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है ये तो जाना पहचाना चेहरा है, लंबे काले बाल, क्या ये क्लिनिक प्लस का यूज करती है। इसी के साथ वो उसके चेहरे को देखता है और कह रहा होता है ये तो वही किम मिन जू है, ये एक टाइम मेरी टीम की मेरी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी, लेकिन आखिर ये लड़की यहाँ पे क्यों है। इसी के साथ वो उसे घूर रहा होता है, जिसे देखते हुए किम मिन जू से कह रही होती है एक्सक्यूज मी तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है नहीं। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है क्या मुझे इससे सबके सामने मिलना चाहिए, मैं पहले अपने पिछली टीम के मेंबर्स के साथ मिलने के बारे में सोच रहा था, सिवाय इस लेडी के, एक लेडी जो कि बिना किसी रीजन की वजह से मुझसे हेट करती थी। और जब मैंने ये सजेस्ट किया कि इंजरी की वजह से उसके पास रिटायर होने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो उसने मुझे काफी ज्यादा गाली दी और मुझे श्राप भी दिया, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा था। वैसे भी वो एक ऐसी लेडी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा प्राइड था। खैर इसका मतलब ये नहीं था कि उसके स्किल में किसी भी तरीके की कमी थी, वो काफी अच्छी थी। वो ये सब सोच रहा होता तभी इयोन उससे कह रही थी जिनवू क्या तुम उस हंटर को जानते हो, तुम उसे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवू कह रहा होता है नहीं मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कि इसकी तरह ही दिखती है। तो उसकी बातें सुनते हुए इयोन उससे कह रही होती है हाँ मैं देख रही हूँ, तुम्हारी ये इम्प्रेशन ये काफी ज्यादा अजीब थी, मैंने सोचा था कि वो तुम्हारी एक्स थी। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ऐसी बकवास करना बंद करो। तो इयोन उससे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे पार्क ग्यूनताई आ जाता है, जो कि उन दोनों को लड़ते हुए देखते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ। तो जुनवू कह रहा था नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो ह्यू कह रहा होता है ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी अभी तो तुम अपने एक्स से मिले थे। तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, जल्दी चलो हम अंदर चलते हैं, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना। और इसी के साथ वो सभी अंदर चलते हैं। इसी के साथ में ब्लू ग्रेड बिल्डिंग टाइप डंजन के बारे में बताया जाता है। ये डंजन बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही है, जिसमें काफी सारे बिल्डिंग्स होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इयोन अंदर जाते हुए जिनवू से कह रही होती है जुनवू क्या तुम इस डंजन के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा था नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि इस डंजन का बॉस एक ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है पिछले सप्ताह से डंजन और मॉन्स्टर्स के बारे में मेरी नॉलेज की वजह से ये लोग मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें क्यों बताऊं कि मैं पिछले लाइफ में क्या था। तभी पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है चूंकि ये एक बिल्डिंग टाइप डंजन है तो इसलिए हमें हर एक कोने को साफ करना होगा, खास तौर पर सीढ़ियों के नीचे जो खून जमा होता है हमें उसे भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ वो जुनवू से कह रहा था जुनवू तुम मेरे साथ बॉस के रूम पे चलो। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे काफी सारी बदबू आ रही होती है, जो कि देखते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है मैंने ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर से ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था, ये तो बिल्कुल इंसानों की लाश की तरह दिखते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाश को देखते हैं, जिन्हें ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर वेगा कहा जाता है। एक लेडी की अपीयरेंस वाला एक मॉन्स्टर जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। उसे देखते हुए जुनवू कह रहा होता है अगर ये ऐसा ही है तो हम इसे बिना हटाए यहाँ से ले जा सकते हैं। तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है स्पेशली इसे डिसमेंटल करना ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। तो उसे देखते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, जिस वेगा को मैं जानता हूँ वो स्पेशली इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, और जब तक कि तुम इसके फास्ट मूवमेंट को काउंटर कर सको तो उसको हराना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन किम मिन जू इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कैसे कर रही थी 10 साल पहले। किम मिन जू वो तो एक बी रैंक की थी, हालांकि ये बहुत ही अच्छा भी नहीं है, लेकिन बी रैंक को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और अगर उसे चोट नहीं लगी होती तो शायद वो एस रैंक तक भी पहुंच सकती थी। स्पेशली उस समय उसकी स्वॉर्ड स्किल मुझसे भी अच्छी थी।
थी। भले ही वो काफी ज्यादा रूड थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल थी। इसी के साथ वो कभी भी एक ब्लू ग्रेड बॉस से नहीं घबराई। तभी हम देखते हैं कि पार्क ग्यून ताई उस लाश को उठा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जुनवू तुम ये क्या कर रहे हो, आओ और मेरी मदद करो। जुनवू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ मैं कुछ सोच रहा था। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, हाँ ऐसा नहीं है, वैसे भी अब मुझे इससे क्या लेना देना, खैर मुझे बस शक है कि मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा। तभी वो उस बॉस की लाश को देखता है, जहाँ पे जीप से चोट लगी हुई होती है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, रुको ये ब्लेड के मार्क्स। ये कहते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हम जुनवू को देखते हैं, जो कि उबासी लेते हुए मनीमन कह रहा होता है, अभी सुबह के 5 बजे हैं और मुझे लगता है कि मैं बस 2 घंटा ही सोया। इसी के साथ हम लगातार 3 दिनों से ये काम करते आ रहे हैं। लगता है मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। यहाँ तक कि जब मैं हंटर्स था तब भी मैं इतना ज्यादा तंग नहीं रहता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी फिर से एक और ब्लू डंजन के सामने जाते हैं, जहाँ पे फिर से वो लोग वेट कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, उन्हें काम पूरा करने के बाद हमें कॉल करना चाहिए था, आखिर हम लोग कब तक वेट करें। तो ये सुनते पार्क ग्यून ताई कह रहा होता है, मैं भी हैरान हूँ, वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ह्यूग कह रहा होता है, उन्हें कम से कम इंतजार कर रहे हुए लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जुनवू मनीमन कह रहा होता है, खैर मैं यहाँ पे आया और 1 घंटा अभी तक बीत चुके हैं, फिर भी ये लोग बाहर नहीं निकले, ये मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करता है। तभी योनो से कह रही होती है, लगता है तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। तो जुनवू कहते हैं, हाँ तो ऐसे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। तो वो उससे कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मेरे पास तो ग्रेट स्टेमिना है। और इसी के साथ हम उसके चेहरे को देखते हैं, यहाँ पे इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए हुए होते हैं। तो उसे देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी वो लोग देखते हैं कि वो हंटर्स डंजन से बाहर आ रहे होते हैं, यहाँ पे ह्यूग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, 1.5 घंटे हो गया है, आखिर इनको कितना टाइम लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किम मिन जू भी बाहर आती है। तो उसे देखते हुए जुनवू कह रहा होता है, धिक्कार है, ये फिर से आ गई। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, यहाँ काफी सारे डंजन हंटर्स हैं, लेकिन आखिर यही क्यों बार बार मेरे सामने आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे किम मिन जू से धक्का देते हुए निकल जाती है और उससे कह रही होती है, तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो। तो उसे देखते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, आखिर इस कमीने के साथ हुआ क्या। तभी वो उस लाश के बारे में याद करता है, जिसे देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, आखिर मुझे इसकी परवाह क्यों करनी होगी। वैसे भी पास्ट के बारे में सोचने से मेरा खून खौल उठता है। लेकिन जुनवू उसे देखते हुए पास्ट की बातें याद करता है। इसी के साथ हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ पे जुनवू किम मिन जू के पास आता है, जिसे देखते हुए वो उसे कह रही होती है, तुम यहाँ पे क्यों हो। जुनवू से कह रहा होता है, तुम्हारी ये बॉडी कैसी है, क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, उसकी सुपीरियर यहाँ पे है, लेकिन वो अभी भी नहीं उठ रही है। अभी किम मिन जू से कह रही होती है, मेरी सर्जरी खत्म हुई अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मुझे भी ठीक से यकीन नहीं है। तो वो उससे कह रहा होता है, आखिर एक स्वॉर्ड मैन अपनी मांसपेशियों की सूजन को तब तक कैसे नजरअंदाज कर सकता है जब तक कि ये खराब न हो जाए। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तो अपनी बाएं हाथ की ग्रिप भी डेवलप करनी चाहिए थी। अपनी तलवार को घुमाने के लिए तुम अपने शोल्डर पे काफी ज्यादा जोर दे रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिन जू से कह रही होती है, तो आखिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिन जू से कहता है कि क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है, तुम ये बस इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पछतावा है कि ये सब कैसे हो गया है ना। वैसे भी सिचुएशन में तुम कोई हंटर नहीं बन सकती हो। ये कहते ही वो एक रिटायर सर्टिफिकेशन बाहर निकलता है और उसे देते हुए कह रहा होता है, तो बस तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। जो कि सुनते हुए किम मिन जू काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही हो, तो क्या तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तभी जुनवू से कह रहा होता है, अगर तुम इसे ज्यादा करते हो तो हंटर्स बनना तो दूर, तुम तो आम जिंदगी भी नहीं जी पाओगी, तो बताओ आखिर तुम ये कैसे करोगी। तो वो से कह रही होती है, इस तरह की चोट कुछ भी नहीं है, टीम लीडर तुम जानते हो कि मुझे हंटर क्यों बनना पड़ा। तो जुनवू से कह रहा होता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी अभी की सिचुएशन के साथ तुम टीम पर बोझ बनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती हो और तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है, तो बस इसे सुनो। और हाँ, जब तुम्हें दर्द हो रहा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम इसे इतनी ज्यादा सीरियस क्यों लेके गई। तो ये सुनते हुए किम मिन जू से कह रही होती है कि क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। जुनवू से कह रहा होता है, हाँ तुम पागल औरत, तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम दर्द में हो। तो किम मिन जू से कह रही होती है, मैंने तुम्हें बताया था और मैंने ये कई बार बताया, और जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं सपोर्ट टीम से एग्जामिनेशन करवाने जा रही हूँ, तो तुमने कहा था कि एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दर्द नहीं हो रहा है, और फिर तुमने मुझे काम पर वापस जाने के लिए कहा था। तो बताओ मुझे ये सब सहना पड़ा, ये सब गलती किसकी है, ये किसकी गलती है जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवू चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, क्या मैंने तुम्हारा कंधा खराब किया, तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल
ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, आखिर तुम दूसरे लोगों पर दोष क्यों दे रहे हो? सच में तुम किस तरीके की बेवकूफ हो कि मेरी बात सुन के तुम काम पर वापस चले गई। तो वो से कह रही होती है वैसे भी मैं यही कर सकती थी। तो जुनवू से कह रहा होता है वैसे भी अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा शोल्डर अब खराब हो चुका है, लेकिन तुम एक स्वार्ड्समैन हो, तो अगर तुम किसी पैरासाइट की तरह जीना चाहते हो तो बस डंजन क्लियरिंग टीम में शामिल हो जाओ। तभी किम मिनजू से कह रही होती है टीम लीडर, क्या तुमने कभी मेरे बारे में कॉमरेड के रूप में सोचा? जुनवू से कह रहा होता है तुम ये क्या बात कर रही हो? तो किम मिनजू से कहती है हाँ मुझे माफ कर दो, वैसे भी ये एक बेकार सा क्वेश्चन था। मेरे जैसा कोई इंसान सिर्फ एक टूल की तरह होता है जिसे यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है क्या तुम अभी अपना असली रंग दिखा रही हो? ईमानदारी से कहूँ तो शुरू से ही मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया, और अब जबकि मैं तुम्हारे ऊपर काफी दया दिखा रहा हूँ तो तुम बस मुझे एक तरीके के मजाक समझते हो। तो किम मिनजू से कह रहा होता है ये सही है, मैं तुमसे नफरत करती थी, तुम तो अपने साथियों के साथ भी इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते हो। और हाँ, ये आइस ये हमेशा से ही वही थी, तुम मुझे कमीना, पैरासाइट कुछ भी कह लो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही वो उसे काफी जोरों से चाटा मारती है और उसे कह रही होती है तो तुम अगले लाइफ में एक इंसानों की तरह जन्म लेना, तुम कमीने कहीं के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनीगेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है, और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज? और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो, और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनीगेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जुनवू को देखते हैं जो कि ये सब याद करते हुए मनी मन कह रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने सच में काफी ज्यादा गड़बड़ कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वो दर्द में है, लेकिन मुझे ये सब याद नहीं, और मैंने शायद उससे ये कहा था कि वो बस बीमार होने की नाटक कर रही है, बिना किसी कमेंट के काम पर वापस चले जाओ। वैसे भी अगर उसे चोट नहीं लगी होती तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती। इसी के साथ वो देखता है कि किम मिनजू के कंधे पे अभी भी दर्द हो रहा होता है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है रुको, क्या ये पहले से ही शुरू हो चुका था? इसी के साथ वो उसे बुलाता है और उसे कह रहा होता है हे मेरी बात सुनो, अपनी लेफ्ट हैंड की ग्रिप की स्ट्रेंथ को डेवलप करो। तो उसकी बात सुनते हुए किम मिनजू से कह रही होती क्या तुमने भी क्या कहा? तो जुनवू से कह रहा होता है जब तुम स्वॉर्ड को पकड़ते हो तो तुम सिर्फ दाहिनी हाथ की पावर को लगाते हो और ये तुम्हारे कंधे पर और भी ज्यादा दबाव डालता है। भले ही तुम बहुत ही तेजी के साथ हमला क्यों न करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दाहिना कंधा बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, लेकिन तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारी बॉडी के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। और सबसे बढ़कर एक बार जब तुम दोनों हाथ के बैलेंस को बना लो तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल कर सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिनजू एक अजीब सा चेहरा बनाती है और उससे कह रही होती है ठीक है। तो उसकी इस तरीके की एक्सप्रेशन को देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है तुम्हारी एक्सप्रेशन साफ रूप से ये कह रही है कि एक छोटा सा क्लीनर आखिर क्या जानता है। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है खैर मुझे यकीन है कि तुम एक चालाक हंटर हो तो तुम इसका पता लगा लोगे, तो जाओ एग्जामिनेशन टीम में जाओ और अपनी जांच करवाओ। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिनजू कह रही होती है क्या वो भी क्या बोल रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे वो डॉक्टर उससे कह रहा होता है ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी, अच्छा वो तुम पहले ही आ गई। तो ये सुनते हुए किम मिनजू हैरान होती है और उससे कह रही होती है क्या? तो डॉक्टर कह रहा होता है तुम्हारे दाहिने कंधे में सूजन है और इसमें कोई गंभीर बात तो नहीं है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक इसे अनदेखा किया गया तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। खैर मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी दवाई दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो वो कह रही होती है क्या आपका मतलब क्या है? तो वो डॉक्टर से कह रहा होता है तुम्हारी करंट ओवरऑल बैलेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम अपनी सारे की सारी ग्रिप की स्ट्रेंथ अपने बाएं हाथ पर लगाओ। तो ये सुनते हुए किम मिनजू और भी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो जुनवू की बातें याद करती है और मनी मन कह रही होती है वो अजीब सा क्लीनर उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, जहाँ पे जुनवू और बाकी सभी लोग डंजन से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे जुनवू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है सचमुच मैं मरने वाला हूँ। तो उसे देखते हुए पार ग्यूंते कह रहा होता है बढ़िया तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो ये देखते ह्यूग कह रहा होता है हे जुनवू आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जुनवू कह रहा होता है मैं पहले से थकावट से मर रहा हूँ और आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी ह्यूग किम मिनजू
को देखते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम अपने एक्स को इंतजार कैसे करवा सकते हो। तो उसे देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनियोन कह रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे क्यों है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है, टीम लीडर देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये उसकी एक्स है। तो वो उससे कह रहा होता है, लगता है हमारा दूर रहना ही बेहतर होगा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे वो किम मिन जू से कह रहा होता है, बताओ क्या हुआ है। वैसे मैं अभी बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और मुझे आखिरी बस पकड़ने के लिए यहाँ से निकलना है। तो तुम ये जानते हो। तभी किम मिन जू उसके गले पे स्वाड रख देती है, जो कि देखते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी किम मिन जू से कह रही होती है, बताओ तुम ये कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ जुनवू की फटी पड़ी होती है, जहाँ पे वो मनियोन कह रहा होता है, क्या ये मुझे मारने वाली है। तभी किम मिन जू से कह रही होती है, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हें वो कैसे पता चला। जुनवू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो से कह रही होती है, मेरे कंधे के बारे में। तुम ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवू मनियोन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने इसके बीच कोई जांच करवाई हो। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैं तो बस जानने का नाटक कर रहा था, मैं हंटर्स को उन चीजों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता था जो कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी। ये देखते हुए वो उससे कह रही होती है कि क्या तुमने इसे इंटरनेट पे देखा था। मेरे जरिए यूज किए जाने वाली स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा सीक्रेट है, जहाँ इसे बाहरी लोगों तक लीक करना ये फॉरबिडन है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसके यूनिक स्टेंस और मसल्स के बारे में जानते हो। तो जुनवू मनिमन कह रहा होता है, धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है। वैसे भी इसकी स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक डेफिनेटली स्पेशल थी, यहाँ पे ये कुछ ऐसा है जो कि डंजन क्लीनर को पता नहीं होना चाहिए, और अगर ये जारी रहा तो ये बात एसोसिएशन तक भी पहुंच जाएगी और सभी लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैंने उन मॉन्स्टर के लाशों पे ब्लेड के निशान देखे। किम मिन जू से कह रही होती है, क्या ब्लेड के निशान। तो वो उससे कह रहा होते, हाँ कुछ तो था जो कि उन अनगिनत घाव के बीच खड़ा था, मतलब वो निशान जिन घाव को लगाने के लिए दाहिने हाथ की जरूरत होती है वो काफी ज्यादा गहरे थे, लेकिन फ्लो थ्रो टेक्निक्स ये काफी ज्यादा बेकार थी। जहाँ पे तब मुझे एहसास हुआ कि ये घाव एक स्वॉर्ड्समैन ने किया है जिसके बाएं हाथ में स्ट्रेंथ की कमी है। जहाँ पे वो वेगा एक बॉस मॉन्स्टर है जिसकी काफी ज्यादा फास्ट अटैक स्पीड है, लेकिन इसके अलावा वो सच में उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जहाँ स्पीड का फायदा उठाना और जवाबी हमला करना उसके लिए काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन उस जगह को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम जैसा स्किलफुल इंसान अटैक मेथड नहीं जानता हो। यहाँ पे मुझे पता चला कि उसकी बॉडी वेगा की स्पीड के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से मैं कंक्लूजन पर आया। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिन जू काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे उसे कह रही है, तो रुको, ये तो बस मेरे कंधे पे थोड़ा सा खिंचाव महसूस हुआ था। जुनवू से कह रहा होता है, हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने इसे उस सिचुएशन में महसूस किया होगा जहाँ पे तुम्हें एक पल में अपनी बॉडी को हिलाना पड़ता था। अगर तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो तो ये और भी ज्यादा होगा। इसी के साथ वो मनिमन कह रहा होता है, बिना स्वॉर्ड्समैन हुए भी मैं एक ऐसी सलाह दे सकता हूँ। इसकी वजह काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे हंटर्स दिनों के दौरान मैं वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास हंटर था, जहाँ मैं सबसे टॉप पर था। तभी हम देखते हैं कि किम मिन जू से कह रही होती है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम एक फ्रीलांसर हंटर हो, है ना। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसे देखते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या बकवास कर रही हो। किम मिन जू से कह रही होती है, मैंने सुना है कि उनमें से कुछ सियोल में भी है ए रैंक का फ्रीलांसर हंटर, वो कोरिया में टॉप रैंकर्स है, लेकिन जब तक ज्यादा जोखिम वाले डंजन सामने नहीं आ जाते वे तब तक अपने अपीयरेंस छुपाए रखते हैं। और क्या तुम एक प्राइवेट गिल्ड के हाई रैंक हंटर हो। उसकी बात सुनते हुए जुनवू कह रहा होता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई हंटर नहीं हूँ। किम मिन जू से कहती है, तो आखिर तुम हो क्या। तो जुनवू से कहता है, क्या तुम्हें देखकर पता नहीं लग रहा है, मैं बस एक क्लीनर हूँ। खैर इतना आंसर काफी होगा, मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। ये कहते वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन था और अगर मैं एक अच्छा हंटर होता तो मैं इस जवाब से कुछ हासिल कर सकता था। मुझे शक है कि हमारे पास एक दूसरे से मिलने की कुछ वजह है। अभी हम देखते हैं कि किम मिन जू से थैंक यू कहती है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो मनिमन कह रहा था, क्या अभी किम मिन जू ने मुझे थैंक यू कहा। तभी किम मिन जू से कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे एक और बात कहनी है। इसी के साथ हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी किम मिन जू से कह रहा होता है, क्या एक ब्रेक, वो भी सडनली, लेकिन क्यों। तो वो उससे कह रही होती है, हाँ यहाँ तक कि सपोर्ट टीम ने भी ये सोचा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो वो आदमी उससे कह रहा होता है, क्या ये सब एग्जामिनेशन और रिजल्ट की वजह से है, तुम्हारे कंधे में बस थोड़ा सा दर्द है, इसलिए एक ब्रेक ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये ली सू यंग है, जो कि ऑपरेशन टीम 1 का कैप्टन है, जहाँ ये किम मिन जू से 5 साल बड़ा है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है। किम मिन जू से कह रही होती है, वेल मैं कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बना रही हूँ। तो ली सू यंग उससे कह रहा होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये क्या बकवास है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड या
फिर किसी और के साथ घूमने का प्लान बना रही हो। तो वो उससे कह रही होती नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ स्वॉर्ड स्किल सीखना है। तो ली सू यंग से कह रहा होता है क्या तुम किसी अकेडमी जैसी किसी चीज में पार्टिसिपेट लेने का प्लान बना रही हो। तो वो उससे कह रही होती नहीं नहीं, ये प्राइवेट लेसन है। ली सू यंग से कहता है प्राइवेट लेसन, क्या तुम कहीं मार्शल आर्ट मास्टर से मिले या फिर ये तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड है। किम मिनजू से कह रही होती है खैर ये क्लीनर है। जो कि सुनते हुए ली सू यंग काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे कह रहा था क्या, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए कोई भी नहीं है, तो क्या तुम एक क्लीनर के पास जाओगी, वो भी स्वॉर्ड स्किल सीखने के लिए। स्वॉर्ड स्किल तो तुम्हें केंडो अकेडमी से भी मिल सकता है। तो किम मिनजू से कह रही होती है प्लीज मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मैं ये खुद कर लूंगी। तभी ली सू यंग से कह रहा होता है खैर मुझे अब ये मत बताना कि वो क्लीनर है जिसने तुम्हें एग्जामिनेशन देने के लिए कहा था। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और मनीवन कह रही होती है क्या ये कैसे जानता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करती है, जहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है ओह माय गॉड हंटर किम मिनजू, मैं तो आपको यहाँ पे रोज आते हुए देखती हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। ये सब याद करते हुए वो मनीवन कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये वही नर्स है जिसने मेरी बातें लीक की होगी। ली सू यंग उससे कह रहा होता है क्या एक मात्र क्लीनर एक हंटर को क्या सिखाएगा, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रही हो। तो किम मिनजू से कह रही होती है उसने अभी तक ये नहीं कहा कि वो मुझे सिखाएगा, मैंने पिछली बार उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो कि सुनते हुए ली सू यंग और भी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे सीखना चाहती हो और उसने तुम्हें ये कहा है कि वो तुम्हें सिखाना नहीं चाहता है, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो किम मिनजू से कह रही होती है मुझे उससे दोबारा कांटेक्ट करना होगा या फिर बार बार कांटेक्ट करना होगा जब तक कि वो हार ना मान जाए। तो ली सू यंग उससे कहता है इससे मुझे सिर दर्द हो रहा है, खैर जो भी हो तुम इसका पता लगा लेना, वैसे भी कुछ हफ्तों में एक बड़े पैमाने में क्लियरिंग होने वाली है, तो तब तक वापस आ जाना। सुनते हुए उससे कह रही होती है थैंक यू, ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम ली सू यंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक क्लीनर आखिर एक हंटर को क्या सिखाएगा, लेकिन अगर दूसरी टीमें ये सुनेगी तो हमारी टीम के बारे में क्या सोचेगी, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, खास कर ये ऑपरेशन टीम 2 के कैप्टन के कानों तक चला जाएगा, अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसके बारे में बस सोचने से ही मुझे डर लग रहा है। इसी के साथ वो किसी को कॉल करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं ऑपरेशन टीम 1 का कैप्टन हूँ, क्या वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डायरेक्टर है, उसे तुरंत ट्रांसफर करो जल्दी से, मुझे उससे कुछ कहना है। ये कहते ही वो काफी अजीब सा फेस बनाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे हम डंजन क्लीनिंग टीम को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जुनवू काफी खुशी से गाना गाते हुए डंजन की सफाई कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये पागल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनवू मनीवन कह रहा होता है कुछ दिन पहले ही एक स्किल अनलॉक हुआ था, जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी वो सारे की सारी कंडीशन पूरी हो गई, जहाँ डंजन क्लीनिंग टीम के ऊपर एसोसिएशन के इंटरेस्ट बढ़ गया और सर्कल काउंटर स्किल अनलॉक हो गई। ये कहते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी पार्क ग्यूनता है उसके पास आता है और उसे कह रहा होता है हे जुनवू मेरी बात सुनो, वैसे मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। इसी के साथ हम किम मिन जू को वहाँ पे देखते हैं जो कि वहाँ की सफाई कर रही होती है। तो उसे देखते हुए जुनवू कह रहा होता है मैं उसे यहाँ पे लेके आया हूँ। तो पार्क ग्यूनता कह रहा होता है हाँ ये तो मुझे भी पता है। तभी ह्यू कहता है हाँ वैसे भी हम ये भी नहीं जानते कि हुई जंग कब वापस आएगा। तो जुनवू कह रहा होता है वैसे भी एक ज्यादा इंसान होना ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो ह्यू कह रहा होता है हाँ ये सच है, लेकिन ये एक हंटर है और अगर एसोसिएशन को इसके बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवू मनीवन कह रहा होता है मैं अपनी मर्जी से इसे यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ। इसी के साथ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम मिन जू घुटने के बल बैठ जाती है और उसे कह रही होती है प्लीज मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाओ टीचर। तो उसे देखते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है या फिर उसने कुछ खराब चीज खाई, आखिर किस तरीके का हंटर एक क्लीनर को उसे सिखाने के लिए कहेगा। ये सच में काफी ज्यादा एनोइंग होते जा रहा है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है अगर तुम क्लीनिंग में मदद करोगे तो शायद मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है मुझे यकीन है कि एक हंटर जो कि अभी बी रैंक की है वो क्लीनिंग का काम कभी भी नहीं करेगी। तभी किम मिन जू से कह रही होती है सिर्फ क्लीनिंग, क्या इसमें ही मदद करनी होगी, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखते हुए जुनवू और भी ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है क्या ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता है कि मैंने उसे कम आका, मैंने सोचा था कि ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसे इस तरीके की काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे किम मिन जू वहाँ पे सफाई कर रही होती है। तभी हम ईयोन को देखते हैं जो कि किम मिन जू को देख रही होती है। दूसरी तरफ जुनवू मनीवन कह रहा होता है मैंने सच में किम मिन जू को कम आका है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ तक मेरे पीछे पीछे चली आएगी। तभी किम मिन जू से कह रही होती है टीचर ऐसा लगता है कि यहाँ का दाग मिट नहीं रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवू से कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा कि मुझे टीचर कह के मत पुकारो, ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो उसके पास जाता है जहाँ पे उससे कह रहा होता है तुमने सचमुच ये सोचा था कि तुम सिर्फ अपनी ताकत से इसे मिटा सकते हो है ना,
देखो इस फ्लोर में यहाँ पे एक तरफ ह्यूमन का ब्लड और एक तरफ मॉन्स्टर का ब्लड है, और अगर 2 टाइप के ब्लड मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें एक ही समय में साफ करने का ट्राई मत करना। तुम्हें सबसे पहले ह्यूमन ब्लड को अपने कपड़े से पोंछना होगा और फिर बाकी की दाग को फायर का यूज करते हुए हटाना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए उससे कह रही होती है, अच्छा मैं समझ चुकी हूँ। तो जून उससे कह रहा होता है, इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर की फ्लश अटकी हुई है इसे साफ करने के लिए सॉल्यूशन की जरूरत होगी, तो इसीलिए इसकी वजह तुम डैगर से धीरे से इसे खरोच सकते हो और सॉल्यूशन से इसे खत्म कर सकते हो। जहाँ पे हटाए के सारे टुकड़ों को एक साथ रखो और अगर तुम डैगर का यूज करते हो तो इसे तुरंत मिटा दो। और इसी के साथ वो कुछ ही पल में उस जगह को चमका देता है, जो कि देखते हुए किम मिन जो एक अजीब सा चेहरा बनाती है। तो उसे देखते हुए जून उससे कह रहा होता है, क्या तुम इस तरह क्यों देख रही हो, क्या तुम ये करना नहीं चाहती हो? खैर हंटर्स के लिए कुछ ऐसा करना ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा, है ना? तभी किम मिन जो से कह रही होती, नहीं मैं बस ये सोच रही थी कि सफाई ये काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें तो थकान भी नहीं होती है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे पार्क ग्यून आ जाता है और कह रहा होता है, जुनवू तुम तो सच में एक फुल फ्लेज्ड क्लीनर बन चुके हो। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवू हंस रहा होता है और कहता है, नहीं नहीं मैं इतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ। तभी वो मनी मन कह रहा होता है, रुको ये क्या बकवास हो रहा है, आखिर मैं सिचुएशन में यहाँ पे खड़ा होकर कैसा सकता हूँ, वो भी एक क्लीनर के रूप में, मैं जो कि एक SSS रैंक हंटर हुआ करता था, यहाँ पर खड़ा होकर क्लीनर का काम कर रहा हूँ और इस पे गर्व महसूस कर रहा हूँ, ये क्या बकवास है। तो ये पार्क ग्यून कह रहा होता है, मिस हंटर तुम तो पहली बार बहुत ही अच्छी कर रही हो। ये कहते ही वो सभी हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ इयोन उन लोगों को देख रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम मिन जो अपना काम पूरा कर लेती है, जहाँ पे वो जूनू से कह रही होती है, टीचर मेरा जगह का काम पूरा हो चुका है, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी बात सुनते हुए इयोन उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है, तो फिर ठीक है चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं, क्यों है ना टीम लीडर, हमें बॉस के रूम पे जाना चाहिए। पार्क ग्यून कह रहा होता है कि क्या वहाँ पे काफी सारे लाशें होंगे, क्या ये ठीक रहेगा? तो इयोन कह रही होती है, अगर अभी नहीं तो मुझे कभी भी किसी हंटर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ वो किम मिन जो से कह रही होती है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उससे कह रही होती है, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि मिस हंटर ही जीतेगी और वो जल्द ही इसे साफ कर लेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए इयोन मनीमन कह रही होती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो उसे यहाँ पे लेके आई हूँ, लेकिन आखिर मैं मुझसे क्या कहूँ, मुझे ऐसा कुछ क्यों करना पड़ा जो कि मैंने कभी नहीं किया, और ये काफी ज्यादा परेशान करता है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तो उसे देखते हुए किम मिन जो से कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो वो कह रही होती है, क्या हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किम मिन जो से कह रही होती है, मुझे थोड़ा सा शक है। तो योन से कहती है, दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। ये सुनते हुए किम मिन जो से कह रही होती है, क्या कोई चीज है जो कि तुम्हें जगा रही है? तो योन कहती है, नहीं ये कुछ ऐसा नहीं है, वैसे चलो मेरे बारे में बात करना बंद करो, बल्कि इसके अलावा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। और वैसे ईमानदारी से कहूँ तो किसी भी हंटर के साथ बातचीत करने का ये मेरा पहला मौका है। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिन जो से कह रही होती है, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें नहीं है, सिवाय इस फैक्ट के कि मैं अपने मॉम डैड के नक्शे कदम पर चल के एक हंटर बन गई। तो योनो से कह रही होती है, बहुत खूब, क्या तुम्हारा डैड भी एक हंटर है? तो क्या तुम एक साथ काम करते हो? तो उससे कह रही होती, नहीं नहीं, उनके शोल्डर की इंजरी की वजह से उन्हें फायर कर दिया गया था, जबकि उनके सुपीरियर ने कहा था कि ऐसी बीमारी का बहाना बंद करो और काम करो। जहाँ पे उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस इंजरी की वजह से, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनकी जो इंजरी थी वो और भी ज्यादा सीरियस हो गई, जहाँ पे उनके साथियों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सुनते हुए इयोन उससे कह रही होती है, ये तो अनबिलीवेबल है, आखिर उसके साथी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो किम मिन जो से कह रही होती है, सच कहूँ तो एसोसिएशन में साथियों जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बस ये मैटर करता है कि तुम्हारी रैंक कितनी ज्यादा ऊपर है। जहाँ पे मेरे डैड B रैंक के थे, जब तक कि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया गया हो, और एक मिडिल एज्ड B रैंक के हंटर की परवाह कौन करेगा, जहाँ पे उनके लिए वो बस एक डिस्पोजल टूल की तरह थे। वैसे भी पूरा का पूरा एसोसिएशन ही इस तरह है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हाई रैंकिंग ही सब कुछ है, जहाँ पे सभी कमजोरों पे धमकाते हैं और जो ताकतवर होते हैं उनकी बातें मानते हैं। और यही बात उन हंटर्स पर भी लागू होती है जिनके साथ मैं काम करती हूँ। लेकिन इस क्लीनिंग टीम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अलग है। इसी के साथ वो दोनों आगे देखते हैं, जहाँ पे कोई भी लाश नहीं होती। तभी किम मिन जो इयोन से कह रही होती है, वैसे बताओ क्या तुम टीचर पर इंटरेस्टेड हो? यह सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और शर्म के मारे लाल हो जाती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है कि क्या यह इस तरह दिखता है? किम मिन जो से कह रही होती है, खैर तुम्हें देख के कोई भी
भी बता सकता है। तो उसकी बात सुनते हुए इयोन उससे कह रही होती है हाँ वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है और उसमें जिम्मेदारी की भी अच्छी समझ है। खैर उसने पहले दिन कुछ भी नहीं किया, जहाँ पे दूसरे दिन वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो जल्दी इसे छोड़ देगा। लेकिन अब वो यहाँ पे हर किसी से ज्यादा मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो डंजन्स के मास्टर के बारे में भी काफी कुछ जानता है। वो तो कंट्रोल टीम के जरिए दिए गए डेटा से भी ज्यादा सटीक है और वो ऐसी जानकारी देता है जो कि डेटा में भी मौजूद नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए किम मिन जो कह रही होती है क्या ऐसी बात है, और इसी के साथ वो मनीवन कह रही होती है ऐसा लगता है कि यह आदमी कोई ऑर्डिनरी क्लीनर नहीं है, बस लाश पर कुछ निशान के रह जाने से ही उसने उस पर्सन के पूरे सिचुएशन का पता लगा लिया जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था। इसके अलावा अगर वो डेंजन्स या फिर मॉन्स्टर्स के बारे में कंट्रोल टीम से भी ज्यादा जानकारी रखता है तो उसे नाक होने के लिए ये काफी वजह हो सकती है, मुझे उस पर और ध्यान देना होगा। और इसी के साथ वो इयोन से कह रही होती है वैसे भी चिंता मत करो, मुझे उसमें उस तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो इयोन कह रही होती है क्या ऐसी बात है, तो फिर आखिर तुम हर दिन उसका पीछा क्यों करती हो। तो इयोन उसे कह रही होती है जैसे कि मैंने पहले कहा था अशोसियन कमजोर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूती रखता है, लेकिन ताकतवर लोगों के लिए वो लोग कमजोरों की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा घटिया है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके अलावा मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए मुझे उसकी जरूरत है। उसकी बातें सुनते हुए इयोन कह रही होती है क्या, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी एक्स है। तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिन-जू काफी ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जिनवू देखता है कि वो दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है क्या आखिर ये दोनों इतने करीब कैसे आ गए। पार्क ग्यूनता है उन लोगों से कह रहा होता है ठीक है जैसे कि मैंने पहले कहा था यहाँ का बॉस एक डेडली पॉइजन मॉन्स्टर था, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। खैर जब तक ये तुम्हारे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते ठीक है हम लोग समझ गए हैं। तो अभी कुछ समय बाद इयोन कह रही होती है हाँ ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए पार्क ग्यूनता उससे कह रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, तुम्हारी रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो क्यों है। तो इयोन उससे कह रही होती है मेरा ये हैजमेट सूट ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, खासकर आज तो गैस मास्क की वजह से सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से काम में कोई दिक्कत आएगी। तो यो कह रहा होता है खैर अभी इक्विपमेंट को बदलने का कोई भी समय नहीं है, बजट बढ़ाने के लिए मैं एसोसिएशन से पूछने की जरूरत होगी, और अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए मैं एसोसिएशन से कह के हमारी सूट को अपग्रेड कराना होगा। तो उनकी बातें सुनते हुए पार्क ग्यूनता कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, बताओ आखिर इसमें मैं क्या करूं। तो यो कह रहा होता है वो लोग अपना बहुत सारा पैसा बचाते हुए हमसे तब तक काम करवाते हैं तब तक कि हम थक नहीं जाते, या क्या बकवास है। तो पार्क ग्यूनता आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ वो बॉस के रूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पे एक जहरीली गैस होती है जो कि बाहर निकलती है। ये देखते हुए पार्क ग्यूनता कह रहा होता है हर कोई ये श्योर करो कि ये चीज तुम्हारी स्किन को ना लगे। तो उसी तरफ उस बॉस को देखते हुए जुनवू मनीवन कह रहा होता है बॉस मॉन्स्टर मैक्सिमम स्लाइम ये बिल्कुल ऑर्डिनरी स्लाइम जैसा दिखता है, लेकिन अगर तुम लंबे टाइम तक इस डेडली पॉइजन और इसके बदबू के पास रहो तो ये पॉइजन तुम्हारे बॉडी में भी जा सकती है, और बस तुम्हारे पास 5 मिनट ही बचे होंगे, और अगर ये खत्म हो गया तो तुम्हारे पास कोई भी होप नहीं बची होगी। तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। और इसके साथ वो सभी उस जगह को साफ करने लगते हैं जहाँ पे पार्क ग्यूनता कह रहा होता है जुनवू संग ह्यून तुम सभी ठीक हो है ना। तो वो लोग कह रहे होते हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। इसी के साथ पार्क ग्यूनता सोयोन के पास जाता है और उससे पूछता है, लेकिन सोयोन कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तभी जैसे ही पार्क ग्यूनता उसे पकड़ता है वैसे ही वो नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे पार्क ग्यूनता उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है सोयोन आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, जल्दी से जागो। ये देखते ह्यू कह रहा होता है मुझे लगता है कि इसका प्योरीफायर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, और देखो इसका हैजमेट सूट का किनारा ये भी फट चुका है। तो पार्क ग्यूनता कह रहा था जल्दी से बाहर चलो, हमें जल्दी से सपोर्ट टीम को कॉल करना होगा। ये देखते जुनवू मनीवन कह रहा होता है मुझे उसे और भी ज्यादा सावधान रहने के लिए कहना चाहिए था, आखिर ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तभी वो कह रहा था जुनवू जल्दी से इसे उठाओ, लेकिन जुनवू उसे देखते हुए मनीवन कह रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, सपोर्ट टीम के लिए 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचना ये इम्पॉसिबल है, और जब इसकी बॉडी में ये जहर चले जाएगा तो इसे बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द महसूस होगा और ये मारी जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे युग चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे किम जुनवू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे उठाओ। तो ये देखते हुए जुनवू किम मिन-जू से कह रहा होता है कि मिन-जू मेरी बात सुनो, अपनी स्वॉर्ड को मेरे ऊपर खींचो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो से कह रही होती है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। पार्क ग्यूनता कह रहा था जुनवू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। युग भी कह रहा होता है कमीने अगर सियोन को कुछ भी हुआ मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। अभी जुनवू कह रहा होता टाइम नहीं है कि मिन-जू जल्दी करो और अपनी स्वॉर्ड खींचो, ये मुश्किल नहीं है बस एक कट लगाओ एकदम स्विच की तरह। तो ये सुनते हुए वो से कह रही होती टीचर चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोयन को कट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर
सच में आप ये सोचते हो तो मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो जूनवू से कह रहा होता है नहीं मिस सोयोन नहीं, मुझ पे कट लगाओ। पार्क यून कह रहा होता है जूनवू देखो तो इनकी हालत और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है, तुम ऐसे खड़े नहीं रह सकते। जूनवू कह रहा होता है हाँ मुझे पता है इसीलिए चुप रहो। इसी के साथ वो किम मिनजू से कह रहा होता है जल्दी करो। तो किम मिनजू से कहती है ठीक है मैं नहीं जानती हूँ कि तुम ये क्या सोच रहे हो लेकिन मैं ऐसा करूंगी। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को समन करती है जहाँ पे वो अपने स्किल को एक्टिवेट करती है। ये देखते हुए जूनवू घबरा जाता है और उससे कह रहा था रुको मैंने तुम्हारी स्किल को यूज करने के लिए नहीं कहा था। वो ये कह रहा होता है कि तभी किम मिनजू उसकी बॉडी पे स्लैश कर देती है जो कि देखते जूनवू मनी मन कह रहा होता है मेरी बात तो सुन लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका खून बह रहा होता है। इसकी वजह से सिस्टम कास्टर पर हुआ अटैक को डिटेक्ट करता है जहाँ पे जूनवू दर्द के मारे मन कह रहा होता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इसी के साथ उन लोगों से कह रहा होता है मैं आगे बढ़ूंगा और सोयोन को यहाँ से ले जाऊंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए पार्क यूनता से कह रहा था क्या तुम इस जख्म के साथ कैसे भागोगे और यहाँ से लगभग टैक्सी तक पहुँचने में भी लगभग 30 मिनट लग जाएंगे। वो ये कह रहा होता है कि तभी जूनवू अचानक से सोयोन को उठाता है और काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी हाइपर बूस्ट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ पे वो महीमन कह रहा होता है मुझे जल्दी करना होगा सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए हैं। और इसी के साथ वो रिपब्लिक हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में चले जाता है जहाँ पे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उन लोगों से कह रहे होते हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग गोल्डन टाइम के अंदर आ चुके थे, अब तुम लोग उसके प्रोग्रेस पर नजर डाल सकते हो, जाओ अंदर जाके तुम लोग उसे देख सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए पार्क यूनता डॉक्टर के सामने झुक जाता है और उसे थैंक यू कह रहा होता है। तभी वो डॉक्टर कह रहा होता है और हाँ वो पर्सन जो कि उसे यहाँ पे लेके आया था वो कौन था। तो जुनवू कह रहा होता है वो मैं था। ये सुनते हुए वो डॉक्टर से कह रहा होता है मिस्टर जुनवू वहाँ पे जाने से पहले प्लीज हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर रुकिए और अपने मरहम पट्टी के लिए पे कीजिए। तो ये देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनीमन कह रहा होता है कि क्या इसके लिए भी से पैसे चाहिए, आखिर ये कितना कंजूस डॉक्टर है। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है। तो उसे देखते हुए ह्यूग से कह रहा होता है सो ह्यून हम सच में तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे। जहाँ पे पार्क यून कह रहा होता है अगर कुछ गलत था तो तुम्हें हमें बता देना चाहिए था बच्चे। सुनते हुए वो उन लोगों से माफी मांगती है। यहाँ पे ह्यूग कह रहा होता है हैजमेंट सूट के इक्विपमेंट कितने ज्यादा पुराने हैं, यहाँ पे ये फट चुके हैं और एयर प्योरीफायर ये टूट गया है, ये कितना ज्यादा बकवास है, मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए पार्क यूनता उससे कह रहा होता है तुम्हें इस हॉस्पिटल में गाली नहीं देनी चाहिए। तो ह्यूग उससे कह रहा होता है हाँ देना चाहिए, आखिर इनको गाली ना दे तो क्या दे। अगर एक हंटर उन्हें कमीना वर्ड भी कह दे तो वो उनके गियर को तुरंत बदल देते हैं, लेकिन आखिर हमें देखते क्यों नहीं। इसकी बातें सुनते हुए यूनता से कह रहा होता है रे तुम ये क्या बोल रहे हो। तो ह्यूग चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी वो किम मिनजू को देखता है जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है मैं ये नहीं कह रहा कि हंटर्स की गलती है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उससे कह रहे होते खैर कोई बात नहीं है। तो पार्क यूनता कह रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे आराम करो, मैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की तरफ ध्यान दूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए योन कह रही होती क्या, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो यूनता से कह रहा होता है वैसे तुम्हें काफी ज्यादा चोट आई है तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जुनवू वहाँ से जा रहा होता है। तो उसे देखते हुए योन कह रही होती है जुनवू आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो जुनवू कह रहा होता है मुझे कुछ हवा खाना है तो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मिस सोयुन को इस ओल्ड इक्विपमेंट की वजह से इस एक्सीडेंट में सफर करना पड़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन मेरी ये स्किल मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ वो अपनी हेलफायर की स्किल को देखता है जिसकी अनलॉक कंडीशन डंजन क्लीनिंग टीम की बजट एक्सपेंशन करना है। देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अभी बजट एक्सपेंशन करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस एक्सीडेंट की वजह से मैं उन्हें उकसाऊंगा और उनके पास उनकी इमेज के खातिर सपोर्ट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर मैं इसे अनलॉक कर दूं तो मेरे पास 2 स्किल हो जाएंगे और इस दर पर मुझे इस क्लीनिंग टीम को अलविदा कहने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोयोन कह रही होती है जुनवू इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो ये देखते हुए पार्क यूनता कह रहा होता है बेशक शायद वो गुस्से में है। तो सोयोन कह रही होती है हाँ शायद क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। तो यूनता उसकी बात सुनते हुए कह रहा होता नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैसे भी उसे चोट लगी है और वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा दिख सकता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने साथियों की काफी ज्यादा परवाह करता है। तो उसकी बात सुनते हुए किम मिनजू मनीमन कह रही होती है वो अपने साथियों को मदद करने के लिए अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, मैं जानती थी कि उसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वो कह रहा होता है लेकिन जितना ज्यादा तुम उस आदमी जुनवू को देखते हो वो उतना ही ज्यादा अजीब लगता है ना। तो योन कह रही होती कि क्यों कुछ हुआ है क्या। तो यो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, उसने तुम्हें बचाया है और उस समय उसने एक स्किल का यूज किया था। सुनते हुए योन काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पे युग उससे कह रहा होता है काफी समय से सफाई का काम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्लीनर जो कि स्किल का यूज कर सकता है, मैं इसे देख के एकदम स्पीचलेस हूँ। ये देखते हुए यून कह रही होती है क्या जुनवू ने मुझे बचाया है, आखिर मुझे ये क्यों नहीं पता चला, मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं
नहीं कहा। तभी ग्यूनताई किम मिनजू से कह रहा होता है, तो जबकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हंटर किम मिनजू, आखिर आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तो वो कह रही होती है, टीचर मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक अच्छा इंसान लगता है। जहाँ तक उसके चेहरे का सवाल है तो वो मेरे एक आइडल टाइप का है। ये सुनते हुए ग्यूनताई से कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं हंटर की व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो शर्मा जाती है। जहाँ पे ग्यूनताई कह रहा होता है, वो आदमी ईमानदारी से कहूँ तो उसके लिए क्लीनर बनना ये बर्बादी है। वो डंजन पर रेड करने की स्ट्रेटेजी और मॉन्स्टर से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी एक हंटर से भी बेहतर तरीके से जानता है। तो किम मिनजू से कह रही होती है, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि वो अपने डिपार्टमेंट को चेंज करके ऑपरेशन टीम में जा सकता है? तो ग्यूनताई कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जूनवू के लिए ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनते हुए किम मिनजू से कह रही होती है, हाँ वो ज्यादातर हंटर्स के कंपैरिजन में एक्सपीरियंस में और स्किल में बहुत ही ज्यादा आगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो टीचर एक क्लीनिंग टीम पे है। ये सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे ह्यूग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये क्या बकवास है? तो क्या हो गया कि अगर वो क्लीनिंग टीम पे है, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते? आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो किम मिनजू से कह रही होती है, ये वो नहीं है, ये सच में इसका ऑपोजिट है। यहाँ तक एक बी रैंक का हंटर भी उसके जैसा स्किल लेवल का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी टीचर ने क्लीनिंग टीम को चूज किया ऑपरेशन टीम को छोड़ के। आखिर इसका क्या मतलब होगा? तो ये सुनते ही वो लोग हैरान होते हैं। जहाँ पे ग्यूनताई कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि वो ये काम करना चाहता था इसीलिए वो ये काम कर रहा है? तो किम मिनजू से कह रही होती, हाँ और मैं इसके अलावा किसी और चीज के बारे में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो ग्यूनताई कह रहा होता, लेकिन वो इस काम के साथ अपने हाथ गंदे क्यों करेगा? तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिनजू से कह रही होती है, ये बस एक स्मॉल प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर के पास एक जबरदस्त स्किल है, लेकिन वो एसोसिएशन या फिर हंटर हायरार्की में शामिल नहीं होना चाहता। और ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉमरेडशिप को सेंस किया और उन्होंने क्लीनिंग टीम का काम करना चुना। तो ये सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये सुनते हुए पार ग्यूनताई कह रहा होता है, खैर इसकी मदद नहीं की जा सकती, अगर उसका इरादा यही है तो मैं उसके लिए डिपार्टमेंट चेंज करने की बात नहीं करूंगा। ये सुनते हुए ह्यूग इमोशनल हो जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या वो लड़का हमारे बारे में इतना सब सोचता है? वो कितना ज्यादा वफादार है। लेकिन ये बात बस मेरे दिमाग में आई, अगर वो अपने साथियों के बारे में इतना ज्यादा सोचता तो क्या वो अभी तक इस एक्सीडेंट का रिपोर्ट करने के लिए एसोसिएशन के पास नहीं चले जाता? तो उसकी बातें सुनते हुए किम मिनजू काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे वो मन कह रही है, तो क्या मुझे मत बताओ कि ऐसा होने वाला है? ये बिल्कुल भी ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जूनवू रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल एंड डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन सोल डायरेक्टर सियोमिन चियोल के सामने बैठा हुआ होता है। जहाँ पे सियोमिन चियोल उससे कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो ये सुनते हुए जूनवू से कह रहा होता है, मैं बस एक क्लीनर हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए चियोल उससे कह रहा होता है, तो तुम क्लीनिंग टीम की बजट बढ़ाने के लिए मुझसे कह रहे हो? तो जूनवू कहते हैं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। इसी के साथ हमें सियोमिन चियोल के बारे में बताया जाता है। ये सियोल ब्रांच का सबसे टॉप पर है और इस टाइम के अराउंड सियोमिन चियोल लाइन एक एक करके कनेक्शन के जरिए जुड़ गई, जहाँ पे एसोसिएशन पर इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चियोल से कह रहा होता है, अगर मामला ऐसा है तो तुम्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था। तो ये सुनते हुए जूनवू से कह रहा होता है, आखिर कौन सा हंटर एक एक करके ग्रंट को क्लियर करता रहता है? बस मेरी बात को मानो और ये खत्म हो जाएगा। तो चियोल से कह रहा होता है, क्या तुम एक हंटर हो? जूनवू कह रहा होता है, नहीं मैं बस एक क्लीनर हूँ। सुनते हुए चियोल कह रहा होता है, तो क्या अब एक क्लीनर खुद बजट इंक्रीज करवाने के लिए कहेगा? तुम तो एक कैप्टन भी नहीं बल्कि एक रेगुलर वर्कर हो। तो ये सुनते हुए जूनवू कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चियोल से कह रहा होता है, खैर मुझे लगता है कि तुम उस उम्र में हो जहाँ पे तुम बेहतर जानकारी के बिना किसी के भी पास चले जाओगे, लेकिन आखिर क्लीनिंग टीम पैसा खर्च कहाँ पे करेगी? इसी के साथ यहाँ पे अमाउंट ज्यादा भी नहीं है। तो जूनवू से कह रहा था, खैर मैं बजट को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बजट है ये काफी ज्यादा छोटा है। तो उसकी बातें सुनते हुए चियोल हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है, साहसी लड़के, मैं अब तक तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? जूनवू कहता है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे इक्विपमेंट काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, फिर भी नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए बजट उतना ज्यादा नहीं है, और क्योंकि वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इसीलिए वो लोग इस बेकार से हैजर्ड सूट के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो फट गया। यहाँ तक कि गैस मास्क ठीक से काम भी नहीं कर रही है, इसलिए हमारी टीम के मेंबर्स में से एक उस पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया। उसकी बात सुनते हुए चियोल कह रहा होता है, लेकिन आखिर मुझे इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? जूनवू कहता है, खैर इसीलिए क्योंकि ये अभी हुआ है। तो उसकी बातें सुनते हुए चियोल मयून कह रहा होता है, ये कमीना आखिर ये इतना रूड होकर क्या
क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जुन वो कह रहा होता है मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि तुम सभी क्लीन टीम पर पैसा खर्च करने से बचते हो, लेकिन तुम लोगों को ये एक्सीडेंट होने नहीं देना चाहिए था। तो ये सुनते हुए चियोल कह रहा होता है जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अभी हेडक्वार्टर के पास कोई भी पैसा नहीं है। तो जुन वो कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो चियोल कहता है हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वैसे भी दोस्त तुम एसोसिएशन की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हो, और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हुए होंगे, है ना? की बात सुनते हुए जुन वो हंसने लगता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है खैर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस साल के बजट में क्या तुमने इससे 1/3 ज्यादा अमाउंट को कमाया है और अपना जेब भरा है, और एक सुपर नेचुरल सब्जुगेशन डिपार्टमेंट की बजट 10 बिलियन से भी ऊपर रहती है, जहाँ पे इसका 70% ऑपरेशन टीम को दिया जाता है। उसकी बातें सुनते हुए चियोल काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो? तो जुन वो उसके करीब आते हुए कह रहा होता है तुम वैसे भी 1 साल के अंदर इसका पूरा यूज भी नहीं कर पाओगे, और साल के आखिर तक इसका यूज कॉमोनेटिव क्लियरिंग और कलेक्शन रेट में किया जाएगा, और इस केस में मैं तुमसे इसमें से थोड़ा बहुत शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो चियोल उससे कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम हो कौन और ये सब कैसे जानते हो? जुन मुझसे कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं क्लीनर हूँ, और हेडक्वार्टर के डायरेक्टर के बारे में तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी जब से तुमने इसमें ज्वाइन किया है तब से 3 मंथ हो चुके हैं। चियोल कह रहा होता नहीं 2 महीने ही हुए हैं। जुन वो कह रहा होता है हाँ मुझे पता है यार, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है, इसीलिए तुम्हें कम से कम उस समय और यहाँ पे काम करना चाहिए, है ना? और वैसे भी क्लियरिंग टीम के साथ पहले ही बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बताओ क्या ये मुश्किल नहीं होगा कि अगर लोगों को पता चल जाए कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट को खरीदने के लिए बजट ही नहीं था। ये सुनते हुए चियोलो से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जुन वो कहता है हाँ जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरीके से ये हो भी सकता है। ये सुनते हुए चियोल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, बताओ तुम कितना बजट बढ़वाना चाहते हो? ये सुनते हुए जुन वो कह रहा होता है तुम जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है क्योंकि बजट एक्सपेंशन की वजह से मेरी स्किल अनलॉक होने वाली है, तो ये करने से मुझे ही फायदा होगा। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है अब मुझे लगता है कि हमारी बातचीत यहीं पर ही खत्म होती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी चियोलो से कह रहा होता है रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम हंटर किम मिनजू को जानते हो? जुन वो से कह रहा होता है आखिर तुम मुझे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो चियोल कह रहा होता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, है ना? तो फिर ठीक है मैं बजट को बढ़ाऊंगा और फिर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते वो मुस्कुरा रहा होता है। ये सुनते हुए जुनू मयून कह रहा होता है आखिर इसने इसका नाम क्यों कहा? इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम चियोल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है एक क्लीनर ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो सुयोंग को कॉल करता है और कह रहा होता है सुयोंग अभी अभी यहाँ पे क्लीनर आया था और ऐसा लगता है कि ये वही कमीना है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे, जहाँ पे किम मिनजू ने ये कहा था कि वो इससे स्वॉर्डमैनशिप सीख रही है। ऐसा लगता है कि ये वही कमीना है। ये सुनते हुए सुयोंग कह रहा होता है क्या आखिर एक छोटे से क्लीनर की डायरेक्टर से मिलने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनते हुए चियोल कह रहा होता है नहीं वो कमीना एक क्लीनर नहीं है। ये सुनते हुए सुयोंग कह रहा होता है क्या तो फिर आखिर वो है क्या? चियोल कह रहा होता है मैं भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो साफ रूप से क्लीनर नहीं है। इसी के साथ वो हमारी तरफ से सारी जानकारी जानता है और ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके की बड़ी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और अभी उसने क्लीनिंग टीम की बजट को बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में ये उसका रियल गोल है। तो सुयोंग कह रहा होता है तो क्या ये कोई मामूली क्लीनिंग टीम का मेंबर नहीं है? तो चियोल उससे कह रहा होता है हाँ ये सही है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुयोंग कह रहा होता है हाँ इसी समय मैं उसे किसी भी तरह सबक सिखाने का प्लान बना रहा था। ये सुनते हुए चियोल कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, उसे अपने सुपीरियर के सामने झुकना चाहिए, हमें उसे सबक सिखाना होगा। इसी के साथ ये दिन बीत जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गिनताई को देखते हैं जिसके हाथों में एक नोटिस होता है जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन नोटिस होता है, जो कि देखिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या यहाँ का कंपेंशन काफी नहीं है और अब ये डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, ये क्या बकवास है? जो कि सुनते हुए ह्यू कह रहा होता है मिस हंटर फिर इसका कैसे मतलब हो सकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो भी कह रही होती है हाँ मैं इसके बारे में काफी ज्यादा हैरान हूँ। पारग्यून तक कह रहा होता है मिस सोयून इस डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह है और यहाँ पे इस एक्सीडेंट की वजह ये बताई गई है कि वो काफी ज्यादा थक गई थी और एक के बाद एक काम कर रही थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। देखते ह्यू कह रहा होता है वो तो हमें एक पैसा भी नहीं देते और वो लोग ये कर रहे हैं। यून तक कह रहा होता है खैर इस एक्सीडेंट के लिए सभी के सभी कंपेंशन को डिसमिस किया जाता है, जहाँ पे ये एक्सीडेंट पर्सनली लापरवाही की वजह से हुई। यहाँ पे इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि इक्विपमेंट गैस मास्क और हैजमेट सूट पुराने हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जुनवो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और मनमन कह रहा होता है सीओ मिनचूल क्या तुम ऐसा कर रहे हो? तभी इयोन उससे कह रही होती है जुनवो ज्यादा चिंता मत करो मैं बस ठीक हूँ, भले ही ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है लेकिन ये बस एक वार्निंग है और दरअसल मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं
थी। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवो मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या कह रही है, मेरी स्किल की अनलॉकिंग ही इसकी एक्चुअल वजह थी। बेहुक भी उससे कह रहा होता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एक नई रोशनी में देखा था। मैंने सुना है कि तुम डायरेक्टर से मिलने गए थे। मैं जानता था कि तुम पागल इंसान हो, लेकिन तुम सच में पूरी तरीके से पागल हो। ग्यूनते कह रहा होता है, हाँ जुनवो, ये अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना आपा खो रहे हो। तो उनकी बातें सुनते हुए जुनवो चिढ़ने लगता है। यहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, क्या इन लोगों ने कुछ गलत खा लिया है, आखिर ये लोग सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं, ठीक है जुनवो, चलो इस बार आगे बढ़ते हैं, आज अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जुनवो मनी मन कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये काफी ज्यादा अजीब है। मैंने बहुत सारा पैसा भी नहीं मांगा था, ना ही कंपेंसेशन के लिए कुछ कहा था, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पे किम मिंजू आती है और उससे कह रही होती है, खैर मुझे तुम ये मत कहना कि ये मेरी वजह से हुआ। तो जुनवो से कह रहा होता है, तुम ये क्या कह रही हो। तो किम मिंजू कहती है, दरअसल पिछली बार जब मैं ब्रेक पर थी तो मैंने कैप्टन से क्लीनिंग टीम के बारे में बात की थी। वो कुछ हद तक मुझे घूर रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बातों को बुरी नजर से देख रहा था और शायद ये उसी की वजह से हुआ है। तो ये सुनते हुए जुनवो से कह रहा होता है, तो बताओ आखिर तुम्हारे कैप्टन का नाम क्या है। तो किम मिंजू से कह रही होती है, ये कंट्रोल टीम 1 के कैप्टन ली सू यंग है, तुम उसे जानते हो। इसी के साथ हमें ली सू यंग के बारे में बताया जाता है। ली सू यंग ये सीओ मिंचुल लाइन के फिगर का रिप्रेजेंटेटिव है और उसके कनेक्शन के जरिए ये कंट्रोल टीम 1 का कैप्टन बन गया, लेकिन इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस पोजीशन तक आ गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि जुनवो कह रहा होता है, हाँ कोई भी हारने की बात नहीं है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ वो कैप्टन से कह रहा होता है, कैप्टन मैं आज के दिन छुट्टी लूंगा, मुझे थोड़ा सा काम है। इसी के साथ हम कुछ समय बाद सियोल सियोचोग्यू सैमसंग स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दो कपल आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक गेट अपीयर होती है, जो कि देखते हुए सभी लोग भागने लगते हैं। और ये गेट पर्पल गेट होती है, जहाँ पे सभी लोग उसे देखते हुए भाग रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे जुनवो को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रहा होता है, काफी समय हो गया है, तो क्या मुझे अपने स्किल का यूज करना चाहिए।